हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस लेक्चर में गॉस थ्योरम का फाउंडेशन बना करके गॉस थ्योरम का फाउंडेशन बनाएंगे। वी विल स्टडी अबाउट एरिया वेक्टर क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल के बारे में ठीक से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और फिर अगर टाइम बचा तो विल गो इनटू द फ्लक्स आल्सो। तो आज के इस टॉपिक को आप गॉस थ्योरम को ठीक से समझने का एक फाउंडेशन समझ करके पढ़िएगा। एंड आप सब लोग को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि इस तरीके के लेक्चर्स को काफ़ी डिटेल में देखना चाहिए और एक एक थरली देखना चाहिए। दिस विल, अगर आप पहले से जानते होंगे तो ये एक तरीके से क्विक रिवीजन हो जाएगा बहुत तरीके से, और अगर नहीं जानते होंगे तो आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होएगा, आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। सो लेट्स एंटर इनटू द टॉपिक। राइट, लेट्स गो अहेड। थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू प्लीज सब्सक्राइब एंड देन कम अहेड। So topic of today is area vector. Area vector. तो ऑब्वियसली हम लोग सबसे पहले इसी बात में इंटरेस्टेड होंगे कि ये टॉपिक हम लोग पढ़ते क्यों हैं। Why do we study this area vector? क्या जरूरत पड़ी हमें पढ़ने की। तो एरिया वेक्टर को पढ़ने के पहले मैं आपके सामने चाहूंगा कि आप एक छोटे से इस इंफॉर्मेशन पे जरा गौर फरमाइए। लेट्स सी हाउ डू यू टेक इट। मैंने आपके सामने यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम साइज के मैंने दो रिंग रखे हैं। एंड नाउ आई वांट कि आप जरा देखें इस चीज को, अच्छे तरीके से देखिए। ऑलमोस्ट मैंने ये दो कंटेनर आपके सामने रख दिया है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दिस इज द टू बकेट, और मैं इस पे कुछ पहले और डायग्राम बना लूं। राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर को अच्छे से समझने के लिए आपके लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एरिया वेक्टर, हमें क्यों पढ़ना चाहिए एरिया वेक्टर, हमें जरूरत क्या है एरिया वेक्टर को पढ़ने की। तो एरिया वेक्टर को की पढ़ने की जरूरत क्या है, इसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने यहाँ पे दो वेसल्स रखे हैं। लाइक ये कंटेनर है, कंटेनर ये है, एंड दिस इज बीइंग रिटन दैट ईच ऑफ वॉल्यूम वी, दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है। और यू सी इट्स रेनिंग, लाइक किसी दिन पानी इस तरीके से, आई मीन बरसात ऐसे हो रही है, समडे रेनिंग इज टेकिंग दिस डायरेक्शन, ये बकेट ऐसा रखा हुआ है, उसमें बारिश का पानी ऐसे गिर रहा है एंड सेम रफ्तार से गिर रहा है, मतलब जो रेन पोरिंग का जो जो वेलोसिटी वो सेम है। और दूसरा सेम कंटेनर ऐसे यहाँ पे बारिश का पानी कुछ इस तरीके से गिर रहा है। सो इफ आई आस्क यू दैट कि इनमें से कौन सा बकेट, लाइक यहाँ पे इस जो वेलोसिटी ऑफ रेन है, लेट सपोज 3 मीटर पर सेकेंड, मैंने यहाँ पे बताया 3 मीटर पर सेकेंड के रेट से ऐसे फॉल कर रहा है, और यहाँ भी 3 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से रेन फॉल कर रही है, एंड दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है। सो माई क्वेश्चन इज दैट विच कंटेनर will fill faster, right? So obviously आपका जवाब सभी लोगों को प्रैक्टिकली मालूम है कि ये वाला फास्टर फिल होएगा और ये थोड़ा स्लो फिल होएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही ये बता दिया कि इन दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, राइट, बट एक में रेन फॉल का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से और एक में रेन फॉल करने का डायरेक्शन ये दोनों कंटेनर सेम डायमेंशन के।
तो इस केस में रेन ज्यादा जल्दी से इस बकेट को भरेगा, बट यहाँ पे रेन का डायरेक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ये बकेट को फिल होने में टाइम लगेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि ठीक है, प्रैक्टिकली दिस इज वेरी ऑब्वियस कि बिल्कुल सही बात है कि इस पर्टिकुलर केस में रेन वाटर जो है इस बकेट को बहुत जल्दी फिल करेगा। नाउ इफ दिस क्वेश्चन कम्स टू यू and you are a mathematician और you are a physicist, यानी कि आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, और आपके पास ये सवाल आ जाता है कि अच्छा बात बताओ कि प्रैक्टिकली ये जल्दी क्यों भर जाता है और ये देर से क्यों भरता है, तो आप इसका जवाब बड़ा सिंपल दोगे। यहाँ पे ना बारिश की जो बूंदे हैं वो थोड़ी टेढ़ी गिर रही हैं और यहाँ पे सीधी गिर रही हैं, तो यहाँ पे ज्यादा पानी इस कंटेनर में आएगा। यहाँ पे बहुत सारा पानी बहुत जल्दी इसमें नहीं आ पाएगा। तो इस बात को अगर किसी को मैथमेटिकली समझाना है, इफ वी नीड टू मेक समबडी अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस ऑल हैपन, तो इसको कैसे समझाया जाएगा, हाउ विल मेक समबडी अंडरस्टैंड। तो मैं आपको इस बात को समझाने के लिए यहाँ पे एक कोशिश करता हूँ। लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो यहाँ पे एक डिफरेंट कलर यूज करता हूँ मैं। लेट्स सी, आई टेक दिस पर्टिकुलर कलर, ये कलर लिया, and I have chosen this thicker pen over here, right? And now with the help of this line, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ सेंटर से, like something like this, I put it here। और इस केस में सिमिलरली एक लाइन फिर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, right? This is not going from the center of the container, so something like this यहाँ पे। और अब मैं ये कहता हूँ कि look at this here, I choose a pen and और अब मैं ये कह रहा हूं कि आप इस पे आप कहिए कि कुछ ऐसे दिखाइए। अब लेकिन ये जो बकेट है, इस बकेट से इस बकेट में जो रेन फॉल करने का डायरेक्शन है और जो इसका एरिया का डायरेक्शन, मतलब अगर इसके एरिया को डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया जाए तो इसके एरिया का डायरेक्शन इधर की तरफ है और रेन फॉल करने का डायरेक्शन ये है, यानी कि दोनों, यानी कि बकेट का एरिया का डायरेक्शन और रेन के फॉल होने का डायरेक्शन बिल्कुल 180 डिग्री पे है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेन के फॉल होने का जो डायरेक्शन है, राइट, और जो बकेट का एरिया का डायरेक्शन है, दोनों सेम लाइन पे नहीं है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये दोनों सेम लाइन पे, एक तरीके से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, बट दे आर ऑन द सेम लाइन, बट हियर दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन। तो कहीं ना कहीं आप इसी तरीके से इस बात को रख पाओगे। तो अगर किसी को पूछा जाए कि अच्छा अगर मैं ये बकेट ये जो रेन फॉल का डायरेक्शन है, अगर ये ऐसे नहीं फॉल होकर के किसी और एंगल से फॉल करता, मतलब अभी जितना एंगल है उससे कहीं ज्यादा एंगल पे फॉल करता है, तो बकेट भरने में और थोड़ा टाइम लग जाता। लेट सपोज अभी ये एंगल थीटा है, अभी ये एंगल थीटा है। अगर इस थीटा का अगर ये थीटा बढ़ता जाए और बढ़ जाए, लाइक जीरो से बड़ा होते होते और बड़ा होता जाए और बड़ा होता जाए, थीटा इज बीइंग बिगर, थीटा इज being more, this implies what? Bucket will flow, bucket will fill slower. Bucket, if theta is being more, bucket will be filling slower. बकेट को काफी स्लो तरीके से आप इसको फिल कर पाएंगे। तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली आप किससे डायरेक्शन निकाल पाए, इस वाली लाइन से, इस वाली लाइन से। तो ये कहीं ना कहीं आप इसी तरीके से इस बात को समझा पाएंगे। तो आपके सामने एक प्रैक्टिकल सिचुएशन थी कि बारिश की बूंदे ऐसे सीधे गिर रही थी, मतलब जो इसका एरिया का अगर ये लाइन डायरेक्शन मान लेते हैं तो यहाँ पे इनके बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री है, राइट, और यहाँ पे उनके बीच का एंगल 0 180 डिग्री नहीं है, थीटा है। तो इसका मतलब कि अगर 0 180 डिग्री होगा तो फास्टर फिल करेगा, और अगर थीटा उनके बीच में है और वो थीटा 0 से बड़ा होता जा रहा है और 90 के बीच में धीरे धीरे 0 से 90 के बीच में बढ़ता जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसको फिल होने का रेट स्लोअर हो जाएगा। तो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को अगर समझाने के लिए आपको इसके एरिया को अगर ऐसे डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करना पड़ रहा है, तो ऐसा एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों हजारों ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको इस तरीके की सिचुएशन होगी, जहाँ पे एरिया को आप अगर वेक्टर लेके चलेंगे
तभी आप उस घटना को मैथमेटिकली और फिजिकली आप समझा पाएंगे। तो इस तरीके से हमें एरिया वेक्टर पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये समझाया why do we study area vector, why do we study area vector। अब हमने आपको ये बात बता दी, तो मैं अगले पेज पे आपको ले जाना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि हम एरिया वेक्टर को जब पढ़ते क्यों, ये तो बता दिया, लेकिन अब एरिया वेक्टर होता क्या है। सो नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज वी विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एरिया वेक्टर। सो वी आर ट्राइंग टू से व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता क्या है भाई। तो हमने यहाँ पे एक एरिया, कुछ एक सर्कुलर लूप लिया कुछ इस तरीके से। अब बोला कि देखो जी, इस सर्कुलर लूप है और इस प्लेन का एक एरिया होएगा, और हमने ये प्लेन कैसा लिया, हॉरिजॉन्टल लिया। दिस इज वी हैव टेकन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेन, सर्कुलर प्लेन हमने ले लिया। यहाँ पे कैसा लिया हमने, वर्टिकल सर्कुलर प्लेन ले लिया, वर्टिकल सर्कुलर प्लेन ले लिए। सो अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेन का, लाइक देयर इज अ प्लेन, एंड हम एक प्लेन ऐसा भी ले सकते हैं, वी कैन टेक अ प्लेन लाइक दिस, कोई जरूरी नहीं है कि वो सर्कुलर हो, वी कैन टेक दिस काइंड ऑफ प्लेन ऑल्सो, ये भी एक प्लेन है। और इस प्लेन के ऊपर हम इसके एरिया को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि इस प्लेन पे ये एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन, और इस प्लेन के लिए एक सेंटर चूज कर लेते हैं कि यहाँ कहीं सेंटर होगा, और उसके बाद हम कहते हैं कि इसके ऊपर एक एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट कर देते हैं। विल विल डू इट लाइक दिस, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, समथिंग लाइक दिस। सो आइडिया इज दैट कि अगर आप किसी भी तरीके का प्लेन ले सकते हैं, चाहे वो सर्कुलर हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल और स्क्वायर, स्क्वायर भी ले सकते हैं, यू कैन टेक दिस काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेन भी ले सकते हैं आप। और अगर आपने ये रेक्टेंगुलर प्लेन लिया, अब आप इसके ऊपर इसके सेंटर से एक वर्टिकल लाइन कुछ आप ड्रॉ कर लिए, मतलब दैट शुड बी वर्टिकल, और अब बोले कि भाई इसके ऊपर ये आपका राइट। तो दैट प्लेन कुड बी आइदर सर्कुलर, वर्टिकल, इरेगुलर प्लेन और रेक्टेंगल और स्क्वायर व्हाटएवर। तो अगर कोई प्लेनर एरिया है तो उसका जो सेंटर पॉइंट है, और उस सेंटर से उस प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर अपवर्ड बोले मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऑब्जर्वर की तरफ। तो आउटवर्ड का मीनिंग क्या होता है, वेन एवर समबडी इज वॉचिंग समथिंग, अगर मैं किसी चीज को देख रहा हूँ और अगर वो मुझ मेरी तरफ आ रही है तो मेरे लिए वो आउटवर्ड कहलाएगा। तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज कि अगर इस लूप को कोई ऑब्जर्वर इधर देख रहा है तो उस ऑब्जर्वर के लिए आउटपुट क्या होगा, इधर की तरफ। अगर कोई यहाँ से देख रहा है तो ये आउटपुट होगा, कोई इधर देख रहा है तो ये आउटपुट होगा, अगर ऑब्जर्वर इधर होगा तो वो उसके लिए ये आउटपुट बनेगा, मतलब ऑब्जर्वर की तरफ जो उस लूप को देख रहा है। तो अगर कोई व्हाट इज एरिया वेक्टर की बात हो रही, तो कोई भी लूप हो, चाहे प्लेनर कोई भी प्लेन हो, चाहे वो सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, इरेगुलर हो, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड मतलब ऑब्जर्वर की तरफ हम डायरेक्शन चूज करते हैं, और उस डायरेक्शन में एरिया के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो विल से दैट व्हाट इज एरिया वेक्टर, देन like I would like to say what is area vector, a vector which is used, a vector which is used to represent, area in vector form, area in vector form। तो एरिया को वेक्टर फॉर्म में क्या जरूरत पड़ती है हमें करने के लिए, उसके लिए मैंने आपको ये पीछे सब कुछ समझाया हुआ है कि ऐसे सैकड़ों जरूरतें पड़ती हैं हम लोगों को जहाँ पे हमें एरिया को वेक्टर के फॉर्म में लेना पड़ता है। सो वेक्टर विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एरिया इन वेक्टर फॉर्म इज नोन एज एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। तो अब उस एरिया वेक्टर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट्स मैग्नीट्यूड, जो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इट्स मैग्नीट्यूड its magnitude is equal to area of loop, equal to area of the loop जिसका हम एरिया वेक्टर पढ़ रहे हैं। its magnitude is equal to area of the loop and its
direction, its direction is outward and perpendicular लिखा हो, perpendicular to the plane of loop. So it is outward, its direction is outward and perpendicular to the plane of loop. और सवाल है कि हम यहाँ से भी दिखा सकते हैं, यहाँ से भी दिखा सकते हैं, कहीं से भी दिखा सकते हैं, नहीं, कोशिश करते हैं कि अगर वो रेगुलर है तो उसके सेंटर से हम लोग दिखाएं. This is how do we do it. So what is area vector? A vector which is used to represent area in vector form. इसका मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होता है? तो भाई जिस पर्टिकुलर, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूं, a vector which is used to represent area of a plane in vector form. यहाँ पे ये हम चाहें तो इसको ऐड कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा. Area of a plane, हाँ, a vector which is used to represent area of a plane in vector form, right? तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं. इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? उस लूप का उस प्लेन के एरिया के बराबर होता है और उसके परपेंडिकुलर और आउटवर्ड, मतलब ऑब्जर्वर जिधर है, उस ऑब्जर्वर जिस साइड से प्लेन को देख रहा है उसके साइड में, ऑब्जर्वर के साइड में हम लोग उसका डायरेक्शन देते हैं. दिस इज व्हाट आवर एजम्पशन. पढ़ते क्यों है और ये होता क्या है, ये दो बात हम लोगों ने समझ ली कि व्हाट इज एरिया वेक्टर. सो अब एक छोटा सा सवाल मैं आपके सामने रखूंगा और देखता हूं कि आप उस पर क्या जवाब देते हैं. लेट्स सी. Yes guys, so now what I'm asking to you is that the question is कि जैसे अभी हमने पीछे पढ़ लिया है कि एरिया वेक्टर क्या होता है एंड एरिया वेक्टर क्यों पढ़ते हैं. अब मैं आपके सामने एक छोटा सा सवाल रख रहा हूँ कि दिस इज अ स्फीयर. क्या ये हमारे पास स्फीयर है? दिस इज अ स्फीयर, राइट. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन हमने यहाँ लिया, एक छोटा सा पोर्शन हमने यहाँ लिया, एक छोटा सा पोर्शन ये ले लिया. ds मतलब स्मॉल सरफेस एरिया, स्मॉल, very small surface area. That is the meaning of ds, very small surface area. आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे हैं what I'm saying. This is a very small surface area. ds is very small surface area. So now the point is कि क्या ये इसको ds1 ds2 ds3, चूंकि इन सबका छोटा छोटा एरिया, यू नो, स्फीयर इज मेड ऑफ अ वेरी स्मॉल प्लेन. क्योंकि दिस स्फीयर इज नॉट मेड ऑफ द कंप्लीट वन प्लेन, नो, इट्स मेड ऑफ वेरी स्मॉल प्लेन लाइक ये. तो सवाल ये है, पहला ये कि मतलब आपको चूज करना है. क्वेश्चन ये है कि चूज राइट आंसर, राइट आंसर्स. So number 1, ds1 vector is equal to ds2 vector. और यहाँ पे ये दे रखा है ds1 is equal to ds2 is equal to ds3. मतलब हमने ये सारे एरिया हमारा बराबर, दिस इज गिवन दिस क्वेश्चन. तो पहले चूज राइट आंसर. ds1 is equal to ds2. दूसरा ds1 is equal to ds3, right, or and equal to ds2. Third, ds1 is not equal to ds2 and that is not equal to ds3, right. Number 4, there will be one area vector for complete sphere. Number 4. Number 5, 3D surfaces, three-dimensional geometry cannot have one area vector to represent it.
रिप्रेजेंट। सो आप क्या जवाब देंगे यहाँ पे? विच वन इज द राइट आंसर फॉर यू? सो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि DS1 एंड DS2 एंड DS3 भले न्यूमेरिकली बराबर है, बट आपने अगर आंसर ये लिखा कि DS1 एंड DS2 क्योंकि दोनों एरिया वेक्टर है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि DS1 वेक्टर का जो डायरेक्शन है एंड DS2 वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो उसके अपने अपने एरिया के परपेंडिकुलर है, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन आर नॉट सेम, तो देयरफॉर दिस इज नॉट राइट। And DS1 vector and DS2 and DS3 because they all are in a different direction, therefore this is also not right. ये भी सही नहीं। DS1 vector, DS2 vector, DS3 vector ये सब के सब एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स नहीं है। या दैट्स राइट, दिस इज वेरी ट्रू, इसमें कोई डाउट नहीं। देयर विल बी वन एरिया वेक्टर फॉर कंप्लीट स्फीयर। पूरे स्फीयर के लिए आप एक एरिया वेक्टर नहीं यूज कर सकते। व्हाई? बिकॉज देखो इसका एरिया वेक्टर कुछ है, इसका कुछ है, कोई और ले लोगे तो, क्योंकि यू नो स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो इसके छोटे छोटे से प्लेन होंगे और हर वो प्लेन का अपना अपना एरिया वेक्टर होगा। तो 3D जो देयर विल बी वन एरिया वेक्टर फॉर कंप्लीट स्फीयर, दैट्स नॉट राइट, ये गलत हो गया। एंड 3D ज्योमेट्री कैनॉट हैव वन एरिया वेक्टर टू रिप्रेजेंट इट, दैट्स वेरी राइट। तो ये गाइज आपने समझ लिया कि एरिया वेक्टर का जब हम बात करते हैं तो 3 डायमेंशन में हम कैसे यूज करते हैं। सो अगर उसी तरीके से हम एक सिलेंडर इस्तेमाल करें, इफ वी टेक अ सिलेंडर, जरा गौर से देखिए, यहाँ पे एक सिलेंडर ले रहा हूं मैं, राइट। सो इस केस में दिस इज कर्व एरिया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि ये आपका लुक एट दिस। राइट, सो ये सिलेंडर हो गया। सो दिस पोर्शन विल हैव वन एरिया वेक्टर। ये जो सर्कुलर पार्ट है, this circular part will have this circular part, this circular face, circular face have one area vector, one area vector। लेकिन जो कर्व पार्ट है, लाइक ये जो कर्व्ड है ये साइड और ये कर्व सरफेस, कर्व्ड surface is not having, is not, curved surface is not represented by one area vector, one area vector। तो ठीक है, मेरा सवाल ये है कि क्या इस वाले सर्कुलर फेस का और ये वाले सर्कुलर फेस का, अगर मैं इस सर्कुलर फेस का नाम देता हूँ C1 और इस सर्कुलर फेस का नाम देता हूँ C2, तो क्या C1 का एरिया वेक्टर और C2 का एरिया वेक्टर सेम होएगा? कैन यू से दैट ए वेक्टर, आई मीन एरिया वेक्टर ऑफ C1 एंड एरिया वेक्टर ऑफ C2 विल बी सेम? सवाल है, इज इक्वल टू दिस, लाइक ये पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है कि C1 सर्कुलर फेस का एंड C2 सर्कुलर फेस का क्या एरिया वेक्टर सेम होएगा? तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? तो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। अगर आपके पास आंसर आप देना चाहते हैं तो पॉज करके आप सोच लीजिए आंसर, फिर आप ऑन करिए और आगे समझिए। सो दिस इज this circular face and this circular face both are of same magnitude, like AC1, like circular face this, इसका मॉड एंड AC2 इसका मॉड, दोनों क्या है? सेम। बट इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? आउटवर्ड, किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। इफ यू ट्राई टू टेक इट्स एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा, ये इसका एरिया वेक्टर आएगा, और इसका एरिया वेक्टर यहां से आप देखिए, इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से आएगा। सो इन दोनों का एरिया वेक्टर
दोनों का एरिया वेक्टर क्या हुआ, इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया, इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया. So these two circular face have a different area vector. I hope you understand that. इस सर्कुलर फेस का एरिया वेक्टर ऊपर इधर की तरफ हो गया, क्योंकि ऑब्जर्वर इधर होगा तो उसके लिए आउटपुट इधर होगा, और इसको देखने वाला ऑब्जर्वर इधर होगा तो उसका आउटपुट इधर होगा. किसी भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर तुम कहो कि मैं सर एक ऑब्जर्वर को यहाँ रख देता हूँ और वो इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, नो. किसी भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एरिया वेक्टर अगर आपको देखना है तो उसके अंदर रख के नहीं देखना, उसके बाहर से जाके देखना. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सुनने से समझ में आएगा. तो ये ध्यान होना चाहिए कि AC1 का मॉड इज इक्वल टू AC2, बट दिस AC1 मतलब इसका एरिया वेक्टर इज नॉट इक्वल टू AC2. बट what AC1, this area vector is equal and opposite to AC2. Why? Because they have same area and they are in opposite direction. ये बात समझ गए आप. तो 3 डायमेंशन के केसेस में कर्व्ड के पास तो अलग अलग कर्व्ड सरफेस इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय वन एरिया वेक्टर, बट दिस सर्कुलर फेस के लिए एक होएगा. तो आपने यहाँ पे एरिया वेक्टर आपने समझ लिया कि व्हाट इज एरिया वेक्टर इन क्वेश्चंस के थ्रू. अपने एरिया वेक्टर तो मेरे ख्याल से आप समझ लिए, और पढ़ते क्यों है ये भी हमने बता दिया. अब आई वुड लाइक टू टेक यू टूवर्ड्स सॉलिड एंगल. क्या चीज है, व्हाट इज सॉलिड एंगल. तो अब हमारा टॉपिक है सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल, लेकिन सॉलिड एंगल पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज समझाना चाहूंगा. चलो पहले हम ये समझते हैं कि सॉलिड एंगल हम पढ़ते क्यों हैं. व्हाई डू वी स्टडी सॉलिड एंगल. पहले हम आपको ये बताते हैं कि सॉलिड एंगल हम पढ़ते क्यों हैं, और फिर हम लोग सॉलिड एंगल को पढ़ने का तरीका क्या एडॉप्ट करेंगे वो आपको समझाएंगे. तो सॉलिड एंगल पढ़ते क्यों हैं, पहले हम उसको समझने की तरफ चलते हैं. सो आवर क्वेश्चन इज दैट कि हम सॉलिड एंगल पढ़ते क्यों हैं, व्हाई डू वी स्टडी सॉलिड एंगल. तो मैंने यहाँ पे आपको एक ब्लू स्फीयर दिखा रखा है. दिस इज अ ब्लू स्फीयर, ऑब्वियसली दिस इज ब्लू स्फीयर. और इस ब्लू स्फीयर राइट, इसके सेंटर पे एक हमने कोई बल्ब जला दिया. देयर इज सम बल्ब ओवर हियर. दिस इज वी कैन कंसीडर दिस इज बल्ब वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये हमारे लिए एक बल्ब है. दिस इज अ बल्ब एट सेंटर ऑफ दिस ब्लू स्फीयर. अब इस बड़े से स्फीयर के इतने पोर्शन से, ब्लू स्फीयर के इतने पोर्शन से कितनी लाइट रेज निकलेंगे, हाउ मच लाइट रेज इज कमिंग आउट. यानी कि हम अगर ये मान के चले कि यहाँ से लाइट रेज निकल रही हैं, लाइट रेज आ रहा है, इससे बाहर निकल रही है, लाइट रेज निकल रही हैं, और इससे भी लाइट रेज निकलेंगे, यहाँ से भी लाइट रेज निकलेंगे. सो इफ आई आस्क यू कि यहाँ से कितनी लाइट रेज बाहर निकलेंगी और यहाँ से कितनी लाइट रेज बाहर निकलेंगी, तो आप ये कैसे जवाब दोगे. हाउ मेनी लाइट रेज, लाइक हाउ मच लाइट रेज कमिंग फ्रॉम हियर, हाउ मच लाइट रेज, एंड यहाँ से हाउ मच लाइट रेज. तो इससे कितनी लाइट रेज बाहर निकल पा रही है, इससे कितनी लाइट रेज निकल पा रही है. यू नो दिस इज अ कोन, दिस इज अ कोन राइट. और इस कोन के अंदर से कितनी लाइट रेज निकल पा रही है, क्योंकि आपने बल्ब तो सेंटर पे जला रखा है इस ब्लू स्फीयर के, और इस बल्ब से रोशनी निकल रही होगी. तो हम सिर्फ ब्लू स्फीयर के इतने से पार्ट की अगर बात करें तो कैसे निकालेंगे. तो आप कह देंगे, बड़ी सिंपल सी बात है कि सर इस बल्ब से जितनी रोशनी निकलती होगी, उस रोशनी को, मतलब अगर हम मान लिया जाए बल्ब से जो टोटल रोशनी निकलती है उसको हमने n मान लिया, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, आप क्या करोगे, 360 डिग्री से डिवाइड करोगे. इफ यू डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, भाई इतनी नंबर ऑफ लाइंस 360 डिग्री से निकली है, तो इस वाले एंगल से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये गलत हो गया. दिस इज रॉन्ग. व्हाई, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट स्फीयर, और एक पूरे स्फीयर के वजह से सेंटर पे एंगल 360 डिग्री नहीं होता. ये सर्कल होता तो सर्कल के वजह से सेंटर पे एंगल 360 कहते हैं. तो ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है, उस स्फीयर की वजह से सेंटर पे कितना एंगल है दैट यू डोंट नो. और आप ये मान के चलो कि अगर इस बल्ब से जो रोशनी निकल के आ रही है, सारी रोशनियों की संख्या, मतलब ये कैसे निकाला जाएगा, दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न. मैं एक एग्जांपल से एक बात रख रहा हूँ. तो अगर आपसे मैंने कहा कि इस ब्लू स्फीयर के सेंटर पे मैंने एक बल्ब जला दिया, आई मेड अ बल्ब ग्लो ओवर हियर एट द सेंटर ऑफ दिस ब्लू स्फीयर, और मैं पूछ रहा हूँ कि इस ब्लू स्फीयर के एक छोटे से पार्ट पे यहाँ पे, और अगर यहाँ से पूछूं कि कितनी लाइट रे निकल रही है, तो आप कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड इट. ये क्वेश्चन है ऑब्वियसली.
आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पे एक स्फेरिकल ऐसे कोई अरेंजमेंट होता है और यहाँ पे आप सेंटर पे बल्ब जला देते हो, रोशनी तो निकलती है। तो अगर एक साइंटिफिक माइंड का बंदा इस सवाल पे जूझने लगे कि उसको कैसे निकाले, तो वो क्या करेगा? कहेगा कि चलो बल्ब से जितनी लाइंस निकल रही होगी वो हम किसी तरीके से जानते हैं, लेट्स सपोज देयर इज सम मेथड टू नो इट, सो ही नोज दिस इज एन, राइट? ओके, अगर वो जानता है एन, तो वो अब वो क्या करेगा? क्या 360 डिग्री एन बाई 360 और फिर ये कितना एंगल बनाया ऐसे करके चलेगा? तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब अब क्या करना पड़ेगा, यानी कि इस पूरे स्फेयर ने जो यहाँ पे एंगल बनाया वो 360 डिग्री नहीं है। फिर इस कोण ने जो यहाँ पे एंगल बनाया, वो जो एंगल है वो थीटा जो हम रेडियन में पढ़ते हैं वो एंगल नहीं है। सो दिस इज सॉलिड एंगल। यानी कि अगर आपको ये पता है कि पूरे स्फेयर ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, अगर आपको ये मालूम हो जाए और फिर आप वो एंगल लिख दो और आपको पता जाए इस कोण ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, तब आप लिख पाओगे। यानी कि अगर आपको ये एन मालूम हो और समहाउ पूरे स्फेयर ने सेंटर पे जो एंगल बनाया, ये आपको पढ़ा दिया जाएगा कि दैट इज 4 पाई स्टेरेडियन। कितना? 4 पाई स्टेरेडियन होता है, यह भी समझाया जाएगा स्टेरेडियन। और ये बोला जाए कि ये जो है ये डी ओमेगा छोटा सा सॉलिड एंगल है, तो अगर आप n अपॉन 4 पाई इंटू डी ओमेगा करोगे तो ये आंसर सही होगा। नाउ द पॉइंट इज कि ये कितनी सटीक बात है कि अगर हम सब लोग दिवाली में इस तरीके का अरेंजमेंट करके बल्ब जलाते हैं और हम लोग मालूम है कि रोशनी इस तरीके से चारों तरफ से फैलती होगी, और किसी ने बोल दिया कि अच्छा उस स्फेयर के ऊपर एक छोटा सा पेंसिल से या स्केच पेन से डॉट 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 कुछ बना दो, बोलो इससे कितनी लाइट निकल के आएगी, और अब हम फंस गए, हम ये करने जाएंगे। तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, राइट? और क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप स्फेयर जो सेंटर पे एंगल बनाया वो 360 डिग्री नहीं होता, तो इसका मतलब स्फेयर जो सेंटर पे एंगल बनाता है वो कितना होता है, ये सवाल है। तो जब कोई 3 डायमेंशनल सरफेस ने या किसी एरिया ने, ये तो पूरे स्फेयर का के जो एंगल हुआ, या अगर मैं पूछूं इसके एरिया ने इस कोन का जो सरफेस है टॉप पे, राइट, इसने यहाँ कोन के अपेक्स पे कितना एंगल बनाया है, तो ये एंगल बेटा प्लेनर एंगल नहीं है, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। और मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आपको ये बता दिया जाए, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, कि पूरा स्फेयर जो है सेंटर पे एंगल 4 पाई स्टेरेडियन बनाता है, स्टेरेडियन बोलने का मतलब सॉलिड एंगल, तो आपको n अपॉन 4 पाई स्टेरेडियन यानी कि पर यूनिट एंगल आ गया। और अगर बोला जाए कि इसने जो यहाँ पे एंगल बनाया वो डी ओमेगा है, क्या है, मैं बोल रहा हूँ डी ओमेगा है, तो n बाई 4 पाई इंटू डी ओमेगा करके आप निकालोगे तो दैट विल बी राइट। इसका मतलब कि हमारे पास एक अलग तरीके का एंगल के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी, और ऐसे सिचुएशंस को डील करने के लिए हमें सॉलिड एंगल पढ़ना पड़ता है। आपको समझ में आया कि सॉलिड एंगल पढ़ते क्यों? अब मैंने आपको यहाँ पे समझाया वाई सॉलिड एंगल, वाई सॉलिड एंगल। मैंने एक प्रैक्टिकल सा आपको सिचुएशन यहाँ फंसाया और बोलो कि देखो ऐसे कैसे करेंगे, तो वाई सॉलिड एंगल को मैंने यहाँ पे इस एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश की। अब सवाल है कि ये सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करना है, डेवलप करना है, कि कैसे हम इसको डेवलप करेंगे कि ये सॉलिड एंगल होता कितने के बराबर है। तो हम अब आगे चलते हैं, एंड नाउ व्हाट इज सॉलिड एंगल। तो उसके पहले हम प्लेन एंगल के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रिकैप करेंगे और फिर हम धीरे से सॉलिड एंगल की तरफ चलेंगे। सो लेट्स हियर टॉक अबाउट प्लेन एंगल। व्हाट इज प्लेन एंगल? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लेन एंगल। तो आप लोगों को ये पता होगा कि देखो ये जो बीच वाला जो सबसे अंदर वाला है, इसको हमने सर्कल C1 कह दिया, इसको सर्कल C2 कह दिया, और ये जो बाहर आप देख रहे हैं ना कर्वीलिनियर लाइन कुछ इस तरीके से, ये C1 हो गया सर्कल, इनर सर्कल, C2 हो गया ये बाहर का सर्कल, और ये जो बाहर का कर्वीलिनियर ऐसे हमने लाइन बना दिया, इरेगुलर लूप है ये, मतलब कोई थ्रेड का ऐसे इस तरीके से, तो आप इसको अपने क्लोज कर्व 3 कह दिया। मतलब ये क्लोज सर्कुलर लूप है C1, ये क्लोज सर्कुलर लूप है C2, और ये क्लोज लूप है C3, इस तरीके से अपने नाम दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले सर्कल ने C1 ने O पॉइंट पे कितना एंगल बनाया, पूरे C1 ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, आपका आंसर है 360 डिग्री, करेक्ट। C2 ने भी यहाँ पे कितना एंगल बनाया O पे, तो आपका आंसर है 360 डिग्री। एनी डाउट? आई होप यू शुड नॉट हैव डाउट।
नाउ मैं पूछूं कि इस क्लोज कर्व ने भी यहाँ सेंटर पे कितना एंगल बनाया, तो आपका क्या जवाब होगा? चलो मैं आपको बताता हूँ कि अरे यार इस पॉइंट को आपने घेरा है चारों तरफ से, यू हैव एनसर्कल्ड दैट पॉइंट, तो आपने सर्कल से घेर दिया तो 360 डिग्री बनाया, बड़े वाले सर्कल से घेर दिया वो भी 360 डिग्री बनाया। अब वो कितना बनाया 2 पाई, सर्कुलर 2 ने कितना बनाया 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री, और ये जो कर्व लूप है ये भी कितना बनाएगा 360 डिग्री। मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा था कि अगर सर्कल के सेंटर पे सर्कल ने 360 डिग्री बनाया तो बड़ा सर्कल ने भी 360 डिग्री बनाया, तो अगर आपने इसको घेर घार लिया इस तरीके से तब भी वो एंगल कितना होगा 360 डिग्री ही होएगा, राइट। ये बात आपको बहुत तरीके से समझना होगा, क्योंकि बेसिकली आप कर क्या रहे हैं, उस पॉइंट को चारों तरफ से एनसर्कल कर, उस पॉइंट को चारों तरफ से आप एनसर्कल कर रहे हैं। तो ये लॉजिक समझना होगा कि अगर आपको ये बात मालूम होगा कि ये जो लूप है इसने भी, अगर मैं आपसे कुछ इस तरीके के सवाल बना देता है ऐसे ऐसे करके, बोलते हैं जी इस पूरे ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, इस पूरे ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, और आप शायद फंस जाते। तो मैंने आपको एक हिंट देते हुए लगाया कि भाई ये सर्कल ने जो एंगल बनाया, क्या किया सर्कल ने, उस पॉइंट को चारों तरफ से घेर लिया। फिर इस वाले सर्कल ने भी क्या, उसी पॉइंट को चारों तरफ से घेर लिया 360 डिग्री। ये वाला सर्कल नहीं है इरेगुलर, मतलब कहीं लूज है धागा, कहीं धागे कुछ ऐसे ऐसे पड़े, बट फाइनली क्या रहा, उसको चारों तरफ से तो आपने घेर लिया, तो वो 360 डिग्री ही होएगा। दिस एंगल इज आल्सो 360 डिग्री, यानी कि इस इरेगुलर लूप ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया 360 डिग्री। यहाँ भी यही आंसर होगा। तो आपने एक लूप में देखो, यहाँ पे ये क्या है, आर्क है, दिस इज आर्क ऑफ अ सर्कल, दिस इज व्हाट आर्क ऑफ अ सर्कल, दिस इज कर्व ऑफ कर्विलिनियर लाइन है। और अगर मैं यहाँ पे ये वाली लाइन यूज करूँ, इफ आई यूज दिस पर्टिकुलर लाइन, मैं बोलूँ हेलो इस तरीके की कोई लाइन है, दिस इज अ लाइन, तो इस कॉर्ड, जिसको कॉर्ड कहते हैं, ये कॉर्ड ने भी यहाँ पे कितना एंगल बनाया, तो आपका आंसर क्या होगा थीटा। लेट्स सपोज अब मैं येलो वाली लाइन, ये दिस इज y1 एंड दिस इज y2, यानी कि येलो लाइन के जो दो हमने लिए हैं, और इस दो येलो लाइन के बीच में, यानी कि ये जो पार्ट है यहाँ से, ये जो है इसका हमने लेंथ रखा L1 कर्व, यानी कि जो आर्क है इसका लेंथ है L1, इस आर्क का लेंथ रखा L2, और ये जो y1 और y2 यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो ये लेंथ है, ये कोई खास हमें पता नहीं है कितना जी, ये पूरा लेंथ हमने रख दिया L3। अब यहां से इसका O से इस पॉइंट का नाम रखते हैं A, इसका नाम रखते हैं B, यहाँ पॉइंट हमने रखा C1, या चलो C रख दिया, और ये रखा D, ये रखा E, और ये पॉइंट रख दिया F, राइट। तो A और D के बीच में जो आर्क है वो कितना है L1 लेंथ का, B और E के बीच में जो आर्क है वो कितना है L2 लेंथ का, C और F के बीच में वो आर्क नहीं है, दैट इज नॉट आर्क, दैट इज जस्ट अ कर्विलिनियर लाइन है, उसका एक लेंथ है कितना L3, और A और D के बीच में जो कॉर्ड है वो कितना है AD लेंथ का है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल थीटा कैसे निकालना है, हाउ दैट थीटा इज, तो उस थीटा को आप लोग क्या लिखते हैं, दिस थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यानी कि हम प्लेनर एंगल किस फॉर्म में पढ़ते हैं, रेडियन फॉर्म में पढ़ते हैं, बाद में हम उसको डिग्री में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, और आपने पढ़ा होगा राइट ग्रेड में भी कन्वर्ट किया जाता है। सो एंगल इज रिप्रेजेंटेड इन ग्रेड और रेडियन एंड डिग्री, these are the three basic situation। तो जब थ्री बेसिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंगल, पहले मैं आपसे यहाँ पे जब प्लेन एंगल की बात करूंगा तो एंगल किसको कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एंगल, व्हाट इज एंगल, पहले एंगल को हम समझ लेते हैं कि ये एंगल क्या चीज है। मैं आपको पहले यहाँ पे एंगल को डिफाइन करता हूँ, एंगल को डिफाइन करता हूँ। तो मैं आपके सामने यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ कुछ इस तरीके का, दिस इज वन लाइन आई हैव टेकन, एंड द अनदर आई हैव टेकन दिस लाइन, एंड नाउ आई एम यूजिंग अनदर लाइन हियर, कुछ इस तरीके से। और अब मैं आपसे बोलूं कि इन दो लाइन के बीच में, यहाँ पे इन दोनों के ऊपर एक एरो लगा दिया हमने कुछ इस तरीके से, ये एरो लगा दिया ऐसे, और अब मैं बोला कि भाई ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, ये एंगल बिटवीन द टू लाइंस, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो इस लाइन को कितने डिग्री से टर्न किया जाए, हाउ मच टर्न किया जाए ताकि ये लाइन इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे थीटा। सो एंगल बिटवीन टू लाइंस या प्लेन एंगल होता क्या है, इट इज द
it is the degree, it is the degree of, it is the degree of rotation, degree of, it is the degree by which, by which, by which, by which a line should be turned, should be turned so that it coincides, it coincides with other line, with other line. तो एक लाइन को कितने डिग्री से हम उसको, इट इज द डिग्री बाय विच अ लाइन शुड बी टर्न, कितने से टर्न कराएं ताकि ये लाइन दूसरे के साथ क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। तो जो ये डिग्री ऑफ टर्न मेजर करते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्लियर नाउ, हमने यहाँ पे आपको प्लेन एंगल का एक तरीके से डेफिनेशन दिया। बट अब हम लोगों को पता है क्या, ये फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस कैसे है, तो हमें पता है कि ये पूरा कितना होता है 2 पाई आर, और जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है 2 पाई होता है। तो हम लोग इसको क्या कहते हैं 2 पाई आर, 2 पाई, आई मीन लाइक जरा गौर से देखना है यहाँ पे कि थीटा इज इक्वल टू, इफ आई से लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो ये फॉर्मूला आता कहाँ से हमारे पास, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पूरा ये पूरा लाइन क्या होता है 2 पाई आर, और जो पूरा ये एंगल बनाता है वो क्या होता है 2 पाई। जरा ये समझें इस बात को आप, ये हमने जो बनाया है, ये जो शक्ल है, ये पार्ट, दिस इज कॉल्ड पाई। व्हाट इज इट कॉल्ड, पाई। और अगर मैं नीचे से ऐसे देखूं तो ये भी क्या बन गया, एक दूसरा पाई। तो ये टोटल क्या बन गया 2 पाई। तो ये 2 पाई है, इसका मतलब कि ये सेंटर पे दोनों ने मिला के कितना एंगल बनाया 2 पाई, एक ऊपर वाला पाई और एक नीचे वाला पाई, दैट्स ओके। और ये क्या है हमारा रेडियस आर, और ये क्या है रेडियस आर, तो ये लाइन कितना है 2 आर। सो नाउ द पॉइंट इज कि ये हमें पता है कि दिस टोटल एंगल इज लाइक, ये टोटल एंगल इज 2 पाई, और ये जो लेंथ है ये पूरा, जब हम इसको मेजर करते हैं तो ये हमारा क्या आता है 2 पाई आर होता है। सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि थीटा इज 2 पाई आर में, ये 2 पाई आर का सरकमफेरेंस जो है, 2 पाई आर का जो सरकमफेरेंस है, 2 पाई आर का जो सरकमफेरेंस है, उसने कितना एंगल बनाया सेंटर पे 2 पाई। तो ए लेंथ कितना बनाएगा सेंटर पे एंगल, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई अपॉन 2 पाई आर इनटू दिस एल, एंड दैट इज व्हाट थीटा। तो अब देखो ये काट दोगे तो क्या होगा, 2 पाई कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर आएगा ना। तो ये इस तरीके से ये रिजल्ट हमारे को डेवलप करके मिलता है। ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये रिजल्ट कैसे आता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो नाउ हमें क्या गौर करना है, हमें सॉलिड एंगल पे पढ़ने जाना है, बट सॉलिड एंगल पढ़ने के पीछे का बैकग्राउंड मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं वहां रिजल्ट लिखूंगा तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो जरा गौर से देखिए आप, यहाँ पे जो सीखने की बात ये है कि अगर आप आर्क, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क है, और फिर आपने रेडियस चूज किया, यानी कि आप अगर एक आर्क चूज करते हैं तो आर्क का हर पॉइंट सेंटर से क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे होता है। आपने ए डी चूज किया तो ए डी आर्क का हर पॉइंट सेंटर से क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे, हाउ मच आर। तो आपने अगर लेंथ ऑफ आर्क एल चूज किया तो आर्क का हर पॉइंट सेंटर से जितने एंगल पे, सेंटर से जितने डिस्टेंस पे है, हमने उससे डिवाइड कर दिया, एल बाई आर, तो हमारा थीटा आ गया। अब अगर आप L2 चूज करते हैं तो L2 का हर पॉइंट यहाँ से क्या होगा भाई, अलग डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। लाइक इफ यू, अगर हम इसी रिजल्ट को आगे एक्सटेंड कर दे तो कैन वी राइट दिस इज L1 बाई R1, यस कैन, यानी कि उस केस में ये R1 हो गया। और अगर हम ये OE की बात करें, अगर ये रेडियस हम R2 मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, मतलब इफ वी टेक दिस एज अ R2, कहाँ से कहाँ तक 8, ये वाला रेडियस R2 मान रहे हैं, तो अब ये क्या लिखा जा सकता है, L2 बाई R2 भी लिखा जा सकता है। बट कैन वी राइट L3 बाई R3, नो, बिकॉज L3 इज नॉट आर्क, तो वो आप नहीं लिख सकते। So theta is equal to L by R, L1 by R1, L2 by R2. Now the point is कि अगर आर्क दे रखा है आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने लायक है, अब वो बता रहा हूं मैं, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि वो फटाफट वीडियो फास्ट में देखने से बात बनती नहीं है। क्योंकि देखो, मैं अगर कोई ये डायग्राम देखेगा, ये तो आता है, अब आगे सीधे चला जाएगा, तो वो बीच की ये जो बात अब कहने जा रहा हूँ वो तो गायब हो जाएगी उससे, और फिर वो ही विल मिस इट। सो दैट्स व्हाट द पॉइंट इज कि अगर आप ए और डी के बीच में जो आर्क था L1, तो आपने L1 किया
तो भाई आर्क का हर पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पे था, R1, तो L1 by R1 कर दिया, फिर उसी तरीके से L2 by R2 कर दिया। और ये आपने बताया कि इस कॉन्सेप्ट से कि ये हमारा रिजल्ट कैसे आता है, थीटा इज इक्वल टू L by R, आपने उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। नाउ माय पॉइंट इज कि अगर आपसे कहा जाए कि यार एडी कॉर्ड ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, तो दिख तो आपको भी रहा है कि ये जो एंगल बनाया होगा इसने भी उतना ही एंगल बनाना है। अगर मैं बी कॉर्ड भी ले लूंगा और जो ये बी आर्क है तब उसने भी यही एंगल बनाया है। तो आप देख रहे हैं कि अगर अगर आपका आर्क लेंथ बढ़ रहा है और रेडियस बढ़ जा रहा है, आर्क लेंथ बढ़ गया, सपोज अभी इस आर्क ने R1 R1 रेडियस के R1 रेडियस के L1 आर्क ने R1 रेडियस के L1 आर्क ने जो एंगल बनाया, R2 रेडियस का L2 आर्क ने उतना ही एंगल बनाया। बट अब यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि ये जो बाहर ओ सी के बीच में जो ये डिस्टेंस है दिस वन, वो और ये L3 आर्क है ही नहीं, तो आप यहाँ पे वो फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस आप नहीं लगा सकते। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई कि भाई इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा लाइन है या ये कॉर्ड वाली सिचुएशन आ गई, तो ऐसे केस में हम एंगल कैसे लिखेंगे? सो व्हाट आई एम सेइंग, मैं आपको एक सिचुएशन दिखा रहा हूँ। एक लाइन आपने ऐसे बनाया, एक लाइन आपने ऐसे बनाया, उसने बोला हेलो ये एंगल कितना होगा, हाउ मच दिस एंगल इज। या कोई किसी ने पूछ दिया ये वाला, ये जो लाइन है लाइक ये लाइन ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया या इस लाइन ने यहाँ कितना एंगल बनाया, तब हम क्या करेंगे? हमने ये डिस्टेंस लिया R1, रेडियस मान लिया, ये हमने क्या कहा यहाँ से यहाँ R2 मान लिया। तो आपके पास दो तरीका है। आपको मालूम है कि ये कॉर्ड उतना ही एंगल बनाएगा, ये कॉर्ड उतना ही एंगल बनाएगा या ये कॉर्ड उतना ही एंगल बनाएगा। तो जरा देखिए आपको अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस R1 रेडियस का एक सर्कल ले लूं, R1 रेडियस का मैं क्या ले लूं, सर्कल बनाऊं और उस पे आर्क बना दूं। अब ये क्या हो गया, ये एक आर्क बन गया। ये बीच में जो व्हाइट वाली लाइन आपको दिख रही है ये क्या बन गया, ये तो कॉर्ड था, ये कॉर्ड है ना भाई। ये कॉर्ड यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, जितना कि इस आर्क ने बनाना है। या ये वाला कॉर्ड यहाँ पे कितना एंगल बनाया है, तो इसका तो यार एक R1 आप इसकी बात कर रहे हैं कि ये कॉर्ड कितना एंगल बनाएगा, तो इसका एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ है। तो जो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है R1, ये तो इस रेडियस को मान करके एक आर्क ड्रॉ कर दो और उस आर्क की लेंथ निकाल लो, दैट L1 by R1 कर दो। या आप एक काम करो, आप बड़े वाला रेडियस ये ले लो R2 और उसके हिसाब से L2 आर्क निकाल दो और फिर L2 अपॉन R2 कर दो। यही बात मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की कि अगर आपसे कहा जाए, पहले जरा गौर से समझना, व्हाट इज एंगल? So it is the degree by which a line should be turned so that it coincides with other line, and that is called degree. Fine, that is the angle. अब मैंने यहाँ बताया कि we all know that this is, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम एक पाई कहते हैं and this is another pi, so the total is 2 pi। यानी कि इस पूरे ने घेर के 2 pi ने घेर, यानी कि सेंटर पे यहाँ के, यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर ने जो 2 पाई से बना हुआ है, तो सेंटर पे कितना बनाया एंगल, तो 2 पाई। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ये 1 पाई हो गया और ये 2 पाई हो गया, ये टोटल एंगल बन गया। तो ये 2 पाई बनाया, किसने बनाया, 2 पाई आर ने बनाया। तो 2 पाई आर ने 2 पाई बनाया, तो एल ने कितना बनाया, 2 पाई बाई 2 पाई आर इंटू एल, ये थीटा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का फॉर्मूला मैंने समझा दिया। फिर मैंने आपको बताया कि देखो बेटा, इस एडी आर्क ने जो एंगल बनाया और बी आर्क ने जो एंगल बनाया वो सेम होएगा, ज्योमेट्री से साफ साफ दिख रहा है। तो आप अगर L1 आर्क ले रहे हो जो R1 रेडियस का आर्क है, R1 रेडियस का L1 आर्क है, R2 रेडियस का L2 आर्क है, तो आप L1 आर्क ले रहे हो तो उसका रेडियस R1 है, उसे डिवाइड कर दिया। L2 ले रहे हो तो उसका रेडियस R2 उसे डिवाइड कर दिया। यानी कि इस फॉर्मूले में है क्या, आप जो आर्क लेते हैं और उस आर्क का हर पॉइंट सेंटर से जितने एंगल डिस्टेंस पे होता है दैट इज रेडियस, तो उसको आप डिवाइड करके ये एंगल निकालते हो। तो ये तो आप आसानी से निकाल दोगे, समझ गए। अब मैंने एक सिचुएशन बताई आपको कि अगर मान लो कि कुछ इस तरीके से बोला कि इस कर्विलिनियर लाइन ने कितना एंगल बनाया या इस कॉर्ड ने कितना एंगल बनाया एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर आर्क, तब हमारा स्ट्रेटेजी क्या होगा? हमें इस डायग्राम में तो साफ साफ दिख रहा है ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे थीटा और ये जो एंगल बनाएगा वो एंगल भी थीटा होगा। तो अगर हमसे किसी ने बोला इसका बताओ, तो हम क्या करेंगे, अच्छा इसका एक सेंटर से इसका एक पॉइंट का डिस्टेंस हमें पता है क्या, R1, तो हम R1 रेडियस का एक आर्क खींच देंगे और फिर उस आर्क का लेंथ निकाल लेंगे और फिर दैट लेंथ अपॉन R1 कर देंगे, तो वो एंगल आ जाएगा। तो मैंने बोला कि सपोज कर लो यहाँ पे एक लाइन है कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक और एक दूसरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक, और किसी ने बोला ये वाले ने, इस लाइन ने, यानी कि थर्ड साइड ऑफ दिस ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, हाउ मच दैट एंगल हैज बीन मेड हियर। तो इट्स सो सिंपल, आप R2 रेडियस का
आप एक ये पॉइंट लीजिए और इसको एक रेडियस मान करके ऐसे खींच दीजिए और यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल लीजिए और दैट लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस कर दिए तो आपको ये थीटा आ जाएगा। तो इसने जो एंगल निकाला, इसने जो एंगल बनाया, उसको निकालने के लिए या तो आप L2 अपॉन R2 कर दें, या इस वाले को रेडियस मान करके एक आर्क व्हाइट वाली लाइन से खींच दें और उसका लेंथ आप L1 मान लें, दैट L1 अपॉन R1 कर दें। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड दिस एंगल। सो इन नटसेल व्हाट आई वांट टू टेल यू कि अगर इस तरीके का कोई कर्विलिनियर लाइन भी है और पूछा जाए कि इसने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, तो हम क्या करेंगे? विल नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस, हमें तो एंगल निकालने से मतलब है। तो अगर O और C के बीच का हमें टोटल रेडियस पता है तो हम उस रेडियस को ध्यान में रखते हुए एक आर्क खींच देंगे, उस आर्क का लेंथ हम निकाल लेंगे, मेजर कर लेंगे और उसको मेजर करके आर्क के लेंथ को मेजर करके रेडियस से डिवाइड करें। तुम कहो क्यों? ये तो हमें पता है, हम इसी को क्यों ना मेजर करके डिवाइड कर देते हैं? क्योंकि इसका हर पॉइंट सेंटर से सेम डिस्टेंस पे नहीं है, इसलिए इसका लेंथ अपॉन रेडियस करने से वो एंगल नहीं आएगा। ये बात आपको समझना है। क्लियर है पॉइंट? तो हम लोग प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड इन it is expressed in three form what? Radian, grade and degree so इसमें सबसे पॉपुलर कौन है भाई? डिग्री। और सबसे और ज्यादा पॉपुलर कौन है? रेडियन। ग्रेड को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, हम लोगों ने तो अपने टाइम में पढ़ा था। सो रेडियन एंड डिग्री ये पॉपुलर चीजें। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई। सो जो कड़ी बात है कि प्लेन एंगल बनाता कौन है? प्लेन एंगल बनाता है, इफ आई आस्क दिस क्वेश्चन, प्लेन एंगल इज मेड बाय अ chord, an arc or a curvilinear line. Like this is a chord, this is a chord, this is a chord, this is an arc or a curvilinear line. Plane angle is made by line, curvilinear line or a chord or a arc. Is that okay now? So arc is also a part of curvilinear line. So जब प्लेन एंगल की बात करते हैं तो ये ऑब्वियसली बात है कि एक आपने एक लाइन ऐसे लिया, एक लाइन ऐसे लिया। प्लेन एंगल की बात करते हैं, आई विल टेक टू द अनदर पेज, कि जब हम प्लेन एंगल की बात करते हैं, एक लाइन आपने ऐसे लिया, एक लाइन ऐसे लिया, बोले ये एंगल निकालना है तो आप या तो ये आर्क निकाल लीजिए, इस आर्क का लेंथ निकाल लीजिए और ये रेडियस ले लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, हो गया काम खत्म। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ये मालूम है और आपको ये पता है, बोले कि हेलो मैं ये निकाल लिया हूँ और ये लेंथ मालूम है और ये R1 है और ये R2 है और ये थीटा निकालना है, तो आप बेटा ये थीटा को L/R1 या L/R2 कुछ भी लिखेंगे, बाय एनी मेथड वॉट एवर यू आर राइटिंग, दिस इज नॉट राइट, ये गलत है। यस तो क्योंकि ये L आर्क नहीं है, ये फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस के फॉर्मेट में। अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि प्लेन एंगल किसने बनाया? या तो इस कॉर्ड ने बनाया या इस आर्क ने बनाया, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। और वहां पे क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क है और नीचे क्या है? रेडियस है, यानी कि लेंथ अपॉन लेंथ है। जब लेंथ अपॉन लेंथ है तो थीटा जो हम लोग इसको जब इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसका यूनिट क्या बनाते हैं हम लोग? रेडियन बनाते हैं। जरूर के नाउ तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम सॉलिड एंगल की तरफ जाएंगे। सो प्लेन एंगल, यहाँ पे मोटी बात क्या है कि प्लेन एंगल इज मेड बाय what? An arc. Any doubt? No. An arc. This is first. दूसरा, right? A curvilinear line. Right? मतलब कुछ जनरल टाइप से कहा जा रहा है। और तीसरा क्या है? A chord और a straight line. This is what the point is. ये बात आप समझ गए। An arc, a curvilinear line और a chord, ये plane angle is made by this. अब सॉलिड एंगल क्या चीज होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ और हमने जो अभी यहाँ पढ़ा है उसी आइडिया को एक्सटेंड करेंगे हम, उसी आइडिया को एक्सटेंड करेंगे सॉलिड एंगल की तरफ। अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, सपोज आई टेक दिस काइंड ऑफ, मैंने यहाँ पे ये एक सर्कल यूज किया मैंने, राइट, और इसको शेड कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से।
उम्मीद कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे कि ठीक है, डोंट कंसिडर कि इट इज अ पिज्जा, राइट। बस एक सर्कल लिया हमने, इस तरीके से उसको शेड कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कुछ इस तरीके से एक सवाल बना के, देखते हैं कि आप हाउ डू यू टेक इट। और अब मैं यहां पे ये पेन ऐसे यूज करके बोला, अब ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री दिख रहा है ना भाई, तो ये जो पेन है या जो डिस्क है, ठीक है, इस ये जो डिस्क ने जो यहाँ एंगल बनाया, या यू कैन से ये कोन है, और कोन का जो बेस है सर्कुलर बेस, कोन के सर्कुलर बेस ने जो इसके अपेक्स पे जो एंगल बनाया, इस एंगल को आप क्या कहेंगे? what you will say? It is not, this is what base of the cone, circular base of the cone. It is a base of the cone, base of the cone, एक तरीका है, circular base of the cone, right? I said like this. I can another way of saying that कि इसने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, तो अब ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क तो नहीं है, ये कोई कर्वीलिनियर लाइन तो नहीं है, ये कोई कॉर्ड तो नहीं है। तो एक प्लेन ने, एक छोटे से प्लेन ने, एक एरिया ने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर उसको पूछा जाए कि वो एंगल जो बनाया वो कितना बनाया, तो ये कैसा हुआ? ये 2 डायमेंशनल एंगल है क्या? जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, जैसे कि हम लोग इधर देख रहे थे कि ये 2 डायमेंशनल एंगल है, ये बिल्कुल साफ साफ एक फ्लैट प्लेन का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। बट यहाँ पे तो आपको साफ दिख रहा है कि ये 3 डायमेंशनल हो गया। तो जब किसी छोटे से प्लेन के वजह से हम एंगल पढ़ते हैं किसी पॉइंट पे, हम कुछ इस तरीके का भी डायग्राम ले सकते हैं। आप जरा गौर से देखिए, वी कैन ऑल्सो टेक अ डायग्राम लाइक दिस। जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ये एंगल दिखाई देगा, ये वाला पार्ट, व्हाट इज इट? आपको यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ओके, दिस इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन। ये जो देख रहे हैं, अब इस रेक्टेंगुलर बेस ने या स्क्वायर बेस ने यहाँ पे जो एक सिचुएशन बनाया है, इस जगह पे जो इसके अपेक्स पे जो ये एंगल बनाएगा, वो कितना होएगा? हाउ मच दैट एंगल इज? सो हु, दिस एंगल इज मेड बाय whom? लाइक ये सर्कुलर बेस हो गया या रेक्टेंगुलर या स्क्वायर बेस हो गया, यानी कि प्लेन ने बनाया। तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं, दिस एंगल या दिस एंगल जो आप देख रहे हैं, दिस एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इनको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। व्हाई सॉलिड बोले तो कोई भी सॉलिड कैसा होगा? 3 डायमेंशनल होगा। यू टॉक अबाउट अ परवल और भिंडी और गाजर और बैगन और एनीथिंग, दैट इज ऑल सॉलिड। तो उसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो सॉलिड एंगल मतलब कि एक मतलब उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, उसमें से हमने एक स्लाइस कर दिया, एक छोटा सा पार्ट निकाल दिया, तो हमने एक पार्ट निकाल दिया कुछ इस तरीके, बोले इसने यहाँ पे कितना एंगल बनाया या इसने यहाँ पे कितना एंगल बनाया। मेरे ख्याल से बच्चों आप समझ रहे हैं। तो जब सॉलिड एंगल की बात करेंगे तो एंगल मेड बाय अ प्लेन एट अ पॉइंट। कोन है तो हमने कोन के अपेक्स पे पूछ दिया, कुछ ये होगा तो ये एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है, उसके अपेक्स पे क्या हुआ बना है, यहाँ पे क्या एंगल हो गया, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सो व्हाट इज सॉलिड एंगल? कौन सॉलिड एंगल बनाता कौन है? तो एक एरिया बनाता है, इज दैट ओके नाउ? और प्लेन बनाता है, राइट। अ स्मॉल एरिया की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हम पढ़ते हैं उसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। सो सॉलिड एंगल इट इज मेड बाय, it is it is it is made by and it is made by it is made by it is made by a plane, it is made by a plane at a particular point. अब मैं इसको पर्टिकुलर पॉइंट ऐसे कह के समझा रहा हूँ, कुछ लोग इसको अपेक्स ऑफ द कोन कह देंगे, अपेक्स ऑफ द पिरामिड कह देंगे, दे कैन गिव दिस काइंड ऑफ वर्ड। तो क्या फर्क आया प्लेन एंगल में और उसमें? तो प्लेन एंगल में कौन बनाता है भाई? प्लेन एंगल इज मेड बाय अ आर्क और अ कर्वीलिनियर लाइन और अ कॉर्ड, बट सॉलिड एंगल इज मेड बाय व्हाट? इट इज मेड बाय अ प्लेन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट मतलब इट इज मेड बाय अ प्लेन एट अ पॉइंट। पर्टिकुलर भी लिखने की जरूरत नहीं है, एट अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को जरूरत नहीं है, एट अ पॉइंट, किसी
प्लेन के द्वारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एंगल बनाया जाता है, बट दैट पॉइंट मस्ट लाई आउटसाइड द प्लेन। ये नोट करके समझना है। द पॉइंट वेयर वेयर solid angle is subtended ये subtended लिखा हो, subtended must lie outside the plane, must lie outside the plane, must lies outside the plane। मतलब इस प्लेन ने कहा एंगल बनाया, इसके ऊपर किसी पॉइंट पे नहीं, बाहर। इस प्लेन ने कहा बनाया, इसके बाहर किसी पॉइंट पे। That's what we are trying to say. So it is a, when we talk about a solid angle, so I made you clear that कि by the point where solid angle is subtended must lies outside the plane, और ये clear हो गया कि solid angle बनाता कौन है, like a plane makes that angle at a point, that point must lie outside the that plane का जो periphery है, plane का जो occupied area है, उस plane से बाहर होना चाहिए वो point, तब जाके हम उस angle की बात करें। हम आपको थोड़ा सा, ये तो बहुत ही साफ साफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, जरा एक स्ट्रक्चर आप ऐसे देखिए, and then let's see how do you take it। और अब आपसे कहा जाए कि आप ये एंगल कुछ ऐसे समझिए कि यहाँ बिल्कुल सिमेट्री पे नहीं बन रहा, कोई जरूरी नहीं कि हर वक्त सिमेट्री पे बने। कोई ऐसे कहेगा कि भाई आई एम थिंकिंग ऑफ दिस एंगल हियर, now this, see that, now this is very clear कि this is what we are trying to say, there is one point here। इस केस में यहाँ पे हमें, इस केस में हमारे लिए यहाँ एक पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हम सॉलिड एंगल बनाने की बात कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट द सॉलिड एंगल लाइक दिस। और किसने बनाया, इस पर्टिकुलर ने बनाया, यहाँ पे इस प्लेन ने बनाया हमारे लिए सॉलिड एंगल हियर। आपको समझ में आ रही बात। सो कोई जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे एक सर्कुलर बेस के साथ भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। लुक एट दिस हियर, नाउ वी कैन, सो समबडी कैन थिंक ऑफ दिस आल्सो कि भाई इस लूप ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, इस एरिया ने यहाँ पे कितना एंगल बनाया। ये तो बिल्कुल जो ये पॉइंट था बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि इस पूरे के वजह से बिल्कुल ये पॉइंट सिमेट्री के साथ है, यहाँ पे सिमेट्रिकल पॉइंट है ये, बट यहाँ पे ये सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसने यहाँ पे कितना एंगल बनाया, ये भी सॉलिड एंगल का है, ये भी एक सॉलिड एंगल है। सो व्हाट इज सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल इट इज मेड बाय अ प्लेन एट अ पॉइंट, the point where solid angle is subtended must lies outside the plane। ये बेसिक बात हमने यहाँ पे समझ ली। अब सवाल ये है कि सॉलिड एंगल के इस फॉर्मूला को, कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि इसको सॉलिड एंगल कहेंगे, और मैंने आपको यहाँ पीछे समझा दिया कि हमने सॉलिड एंगल पढ़ना क्यों है, यहाँ पे मैंने ये बात समझा दी है। फिर मैंने प्लेन एंगल लिया, प्लेन एंगल लेने के बाद प्लेन एंगल में जो कॉन्सेप्ट है आपको पहले से पता था, मैंने सिर्फ आपको बढ़िया से समझाया कि क्या मीनिंग है उसका, और फिर आपको मैंने बताया कि इस सॉलिड एंगल के अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो जरा देखिए ध्यान से, अगर हम आपसे ये कहें, ये डायग्राम जो यहाँ पे लिया गया है, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये चाहूंगा कि इस पॉइंट पे चलें। सॉलिड एंगल is made by
made by a plane at a point, ठीक है, ये बात हम समझ गए। made by a plane at a point, हमने ये पॉइंट समझ लिए। नाउ अब यहां हम क्या करेंगे, जरा इस सिमेट्री को लेके चलते हैं और देखिए आप यहां से, सो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि ठीक है, यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें इसके ऊपर कुछ इस तरीके से, और हम लोग ये कहेंगे कि ये जो है ये इसका एरिया वेक्टर है, इस पूरे का एरिया वेक्टर है। कोई जरूरी नहीं है आपकी ए वेक्टर लिखें, हम उसको डीएस वेक्टर भी लिख सकते हैं, मतलब एक छोटा सा एरिया हमने लिया, व्हेन वी से एरिया वेक्टर, बेहतर है हम इसको हटा ही देते हैं, राइट, कि ये हट गया जी। हमने बोला कि ये एक बहुत छोटा सा एरिया है, दिस इज अ वेरी स्मॉल एरिया, एंड दैट एरिया इज हाउ मच, डीएस, इसका एरिया कितना है, डीएस के बराबर। तो ये जो होगा ये क्या होगा, डीएस वेक्टर होगा। अच्छा, अब चूंकि ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है तो ध्यान से समझना है, मैं यहाँ पे अगर एक पॉइंट लेता हूँ, बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ लेता हूँ, यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ, या यहाँ कोई पॉइंट चूज कर लेता हूँ, मतलब इस एरिया के पेरिफेरी पे कोई भी पॉइंट चूज करता हूँ, तो इस एरिया का पेरिफेरी का कोई भी पॉइंट इस पॉइंट से क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होएगा। हाउ मच, दिस इज आर, बट माइंड यू दिस कि यहाँ जो इस प्लेन के पेरिफेरी पे जो पॉइंट है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, प्लेन के अंदर किसी पॉइंट पे है, इसका यहां से डिस्टेंस r नहीं है, ठीक है। तो आपने नोटिस किया कि हम जब एक आर्क पढ़ रहे थे तो आर्क का हर पॉइंट जिस जगह से, यानी कि सर्कल के सेंटर से सेम डिस्टेंस पे था, तो हमने आर्क का लेंथ l लिया, तो अपने l अपॉन r। अब यहाँ पे हमने एक एरिया चूज किया है, एंड दैट एरिया इज हाउ मच एरिया, ds वेक्टर उसका डायरेक्शन है, दैट्स ओके, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इट। बट जो ये ds हमने एरिया लिया है, इस एरिया का जो पेरिफेरी है, उस पेरिफेरी के हर पॉइंट का यहां से डिस्टेंस क्या होगा, r। तब हम क्या करते हैं कि ds अपॉन r स्क्वायर करते हैं, ds अपॉन r स्क्वायर, जस्ट टू मेक यू, अगर ये कुछ इस तरीके से आर्क होता, अगर ये आर्क होता और फिर हम कहते हैं हेलो यहाँ पे एंगल निकालना है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क और इसके आर्क का हर पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस कितना, r, तो l अपॉन r होता था, दैट इज d थीटा, दैट इज l अपॉन r करते थे आप, या dl अपॉन r करते थे। भाई अगर ये छोटा सा लेंथ ऑफ आर्क है और आर्क के हर पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस कितना है, r, तो d थीटा dl बाय r करते थे। इसी सिमेट्री को, यानी कि इसी कॉन्सेप्ट को अगर हमने यहाँ पे इवॉल्व कराया है, यहाँ पे लगाया है, तो अब हमें यहाँ पे आर्क का लेंथ नहीं लेना, हमें तो एक एरिया लेना है, एंड हाउ मच दैट एरिया इज ds। और उस ds के पेरिफेरी की ही बात क्यों करें, क्योंकि अंदर के पॉइंट जो भी हैं अलग अलग पोजीशन पे, और उन सब का डिस्टेंस इस अपेक्स पॉइंट से अलग अलग आएगा, बट यहाँ पे सिमेट्री है। और यू नो फाइनली ये जो सॉलिड एंगल बनाया जा रहा है, ये अंदर के पॉइंट से नहीं बना रहा है, इन पेरिफेरियल पॉइंट्स की वजह से बना, क्योंकि ये एनवेलप करते हैं, ये जाके कवर करते हैं। तो ये जो ds एरिया है, और ds के बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स है, उस ds अपॉन r स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा, d, और यहाँ पे यू सी दिस साइन इज बीइंग यूज्ड। आप सब लोगों को पता है, हम लोग 5 ओम 10 ओम पढ़ते थे, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा गाइस, जरा गौर से देखना, ये एक्चुअल साइन है ओमेगा का, दिस इज द ग्रीक लेटर ओमेगा, राइट। अब हम इसी लेटर को थोड़ा क्या करते हैं, इसका ये थोड़ा पर्क उतर देते हैं साइड से, तो अब हम लोग इसको ऐसे बना देते हैं, हम हिंदुस्तानी थोड़ा इसको अपने हिसाब से बना देते हैं, और ये अब ये क्या कहते हैं, हम इसको ओम की तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बट इनफैक्ट दिस अल्फाबेट इज नोन एज व्हाट, ओमेगा, व्हाट इज इट, ओमेगा, right? So this is d omega, what is it, d omega, a small solid angle, read as what, d
d omega, that is a small solid angle, small solid angle. So d omega is ds upon r square. कैसे ये हम यहाँ पे आए कैसे? हाउ डू वी हैव रीच टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट? आई सेड दैट आप यहाँ से इंस्पायर होइए ना भाई, कि आपने एक आर्क लेंथ लिया, आर्क लेंथ का हर लेंथ कितना है dl, उसका हर पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस पे भाई r पे, तो आपने d थीटा इज इक्वल टू dl बाई r, और आपको पता है ये आपने कहाँ से इवॉल्व करा है, ये मैं आपको दर यहाँ ले जाके दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है ये कैसे लेके आया। और अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब आप इस रिजल्ट को आप एक्सेप्ट कर चुके हो, तो यहाँ बात क्या है, ये 2 डायमेंशनल है, यानी कि ये कर्विलिनियर लाइन है, और यहाँ लाइन के बजाय क्या हो गया, एरिया। सो दैट एरिया इज 1 डिग्री हायर देन द लेंथ इनटू लेंथ इज एरिया। तो आपने यहाँ पे एरिया लिया, तो यहाँ पे भी आप आर ना लेके क्या कर दिया, आर स्क्वायर कर दिया। तो नाउ दिस ds अपॉन दैट ds दैट एरिया, और यहाँ भी रेडियस का स्क्वायर कर दिया, ये d ओमेगा इज इक्वल टू ds बाई आर स्क्वायर। ये आपका सॉलिड एंगल का एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बन के चला है। अब ये एरिया है और नीचे क्या है, एरिया है, तो एरिया अपॉन एरिया हो गया, एरिया अपॉन एरिया हो गया। तो भैया ये जैसे यहाँ पे लेंथ अपॉन लेंथ है, हमने इसको रेडियन बना दिया, तो यहाँ एरिया अपॉन एरिया हुआ, अब इसको रेडियन नहीं बनाएंगे। सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन लाइक d ओमेगा इज एक्सप्रेस्ड, यहाँ पे लिखा सॉलिड expressed in there is particular term called स्टेरेडियन में इसको मेजर करते हैं। बटा लोग समझ गए आप लोग, स्टेरेडियन कहते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि इसको कुछ लोग रेडियन स्क्वायर कह देते हैं, दे यूज इट रेडियन स्क्वायर, व्हाट दे कॉल इट, स्क्वायर रेडियन। कुछ लोग डिग्री स्क्वायर भी लिख देते हैं, मतलब उनको पता है कि अब डिग्री इंटू डिग्री हो रहा है। सो दैट इज वाई लाइक आई से दैट डिग्री स्क्वायर या स्क्वायर डिग्री मैं लिख रहा हूँ, स्क्वायर डिग्री भी कुछ लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे लिखते हुए। कुछ लोग स्क्वायर रेडियन भी लिख देंगे, ऐसे स्क्वायर रेडियन भी लिख देंगे, राइट। सो दे यूज दिस काइंड ऑफ थिंग, बट दिस इज नॉट वेरी पॉपुलर वन, दिस इज द पॉपुलर वन, दिस इज हाउ वी यूज इट। तो सॉलिड एंगल का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, सॉलिड एंगल की जरूरत क्यों पड़ी, ये हमने आपको पीछे डिस्कस कर दिया है। सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए हमने प्लेन एंगल का ब्रिज बना करके यहाँ तक पहुंच गए कि आखिर ये सॉलिड एंगल का ये रिजल्ट कैसे आया, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। अब एरिया वेक्टर जो हमने पढ़ा है वो सॉलिड एंगल को समझने में कैसे मदद करता है, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। तो जरा गौर करो बच्चे यहाँ पे, आप नाउ लुक एट दिस, ये इसके वजह से यहाँ पे आपको पढ़ना है सॉलिड एंगल, तो आपने क्या कर दिया, ds अपॉन ये, भाई इसका एक ds होगा अपार स्क्वायर में। अब ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, इन दो डायग्राम को वहां यूज करने जा रहा हूं। तो लेट्स सी हियर वी आर एट पेज नंबर 10, लुक एट दिस हियर। सो बच्चों जरा देखो अब यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। So what do we do is, यहाँ पे हमने एक एरिया ऐसे दिखाया है, ये देखो। अब आपको समझना है कि यहाँ पे समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू आर लर्निंग नाउ, कि ये जो आप देख रहे हो, यू नो दिस इज अ एरिया, एंड इसका एरिया वेक्टर को आपने कह दिया सर ये ds वेक्टर हो गया इधर की तरफ, राइट। और ये जिस पॉइंट पे आप सॉलिड एंगल पढ़ रहे हैं, दिस यू कॉल इट O, इस पॉइंट पे आप पढ़ रहे हैं। तो और इस पॉइंट को हम जो हमारा एरिया है, इसके यहाँ पे हमने पॉइंट P ले लिया, तो P से हमने ये ds वेक्टर ड्रॉ किया। O और P को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है और जो ds वेक्टर है, बोथ आर ऑन द सेम डायरेक्शन, यानी कि OP वेक्टर एंड जो ds वेक्टर है, दोनों के दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जिस पॉइंट से एरिया वेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है और जिस पॉइंट पे एंगल सबटेंड किया जा रहा है, यहाँ पे ये यूज करा हम लोग
P, right? Point from where, P किसको represent है? Point from where ds vector यानी कि area vector is drawn. Area vector of the plane is drawn, जहां से वो ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक. और O क्या है? The point where angle, कौन सा एंगल? सॉलिड एंगल. Point where solid angle is being subtended. ठीक है. तो यानी कि जो ये OP है, इसको भी हम कोई डायरेक्शन, OP वेक्टर को सपोज कर लो, अगर हम ये कहें OP वेक्टर का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ OP वेक्टर, ये यूज करें, डायरेक्शन ऑफ OP वेक्टर इज, एक वर्ड यूज किया, एन कैप. मतलब जिस पॉइंट से एरिया वेक्टर ड्रॉ किया गया है और जिस पॉइंट पे हमें एंगल सबटेंड करना है, तो जिस पॉइंट से एरिया वेक्टर ड्रॉ किया उसको P कहेंगे, और जिस पॉइंट पे एंगल सबटेंड किया है उसको O कहेंगे, और OP को हम एक OP वेक्टर मान. तो मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ OP वेक्टर को हम लोग एक एन कैप वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे. तो इस केस में जो DS वेक्टर है और जो OP को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? सेम डायरेक्शन में होगा. तो मैं यहाँ पे एक अलग कलर यूज करते हुए, बेटा लोग आप थोड़ा गौर से समझिएगा इस बात को, और मैंने यहाँ पे एक एन कैप दिखा दिया, राइट. तो अब अगर आपका P पॉइंट और O पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन और जो DS वेक्टर, वो दोनों एक ही लाइन पे हो जाए, इसका मतलब कि जिस पॉइंट पे आप एंगल बना रहे हैं ना, वो इस प्लेन के वजह से सिमेट्रिकल पॉइंट है. यानी कि उस प्लेन के पेरिफेरी के जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट से उसका डिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या होगा? सेम होगा. तो ये सिमेट्री हो जाएगी जब DS वेक्टर और एन कैप सेम डायरेक्शन होगा. इतनी बात समझ गए आप? नाउ हियर दिस पॉइंट इज P और ये पॉइंट O है यहाँ पे. अब OP वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आपने बताया कि मैं OP वेक्टर के डायरेक्शन में जो बनाएंगा वो एन कैप बनाऊंगा, तो ठीक है. अब इस केस में एन कैप क्या होगा? थोड़ा इसको डॉटेड करके थोड़ी इसकी लंबाई ऐसे बढ़ा देता हूं, और मैंने बोला हेलो, ये है एन कैप और ये है इसका DS वेक्टर, ये है इसका DS वेक्टर. सो नाउ हियर इन दिस केस OP वेक्टर एंड जो DS वेक्टर है, दोनों सेम एक लाइन पे नहीं है. यानी कि जिस पॉइंट पे अब यहाँ एंगल बनाया जा रहा है, अगर हमने इसको O कह दिया तो इसका नाम O डैश कह दे, O या O डैश कुछ भी कह लो. पॉइंट वेयर एंगल इज सबटेंडेड, दिस इज O या एनी अदर पॉइंट, और O डैश समथिंग लाइक दैट. O या O डैश कह दिया आपने, O डैश व्हाटएवर, बट दिस इज नॉट सो वेरी स्पेसिफिक टू नो. मतलब सीधी सी बात है कि अब यहाँ पे बना रहे हैं. अब इस केस में जो OP है हमारा, OP वेक्टर है, जो एन कैप है, वो DS के डायरेक्शन में नहीं है. और हमने क्या सीखा? DS/r² वाली ये बात कब सीखी है? जब सिमेट्री होता है, यानी कि DS का पेरिफेरियल पॉइंट जितने हैं वो सब के सब जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वहां से क्या है? सेम डिस्टेंस पे r, तो DS/r² कर दिया आपने. तो इस केस में आप क्या करेंगे? तो यहाँ एक जुगाड़ लगाया गया. बोला है कि DS और एन कैप के बीच में यहाँ पे एंगल कितना है? 0. और यहाँ DS और एन कैप के बीच में एंगल कितना है भाई? DS और एन कैप के बीच में यहाँ एंगल कितना है? तो आप बोलेंगे थीटा. तो इसको जनरलाइज कर दिया गया, इस रिजल्ट को जो DS/r² है, इसको खूब जनरलाइज कर दिया गया और थोड़ा बेहतर बना दिया गया. बोला d ओमेगा, दैट इज एंगल मेड बाय अ स्मॉलर एरिया, राइट, दैट इज DS वेक्टर. तो हम ऐसे लिखेंगे DS वेक्टर डॉट एन कैप अपॉन r², ऐसे लिखेंगे. ये बेसिक फॉर्म बना दिया गया. अब देखो जी, इसका फायदा क्या हुआ ऐसा करने के? ये इस डायग्राम में बहुत अच्छे से बात समझ में आ रही है. तो यहाँ पे अगर इस केस में, अगर इसको 1 केस कहा गया और इसको 2 केस कहा गया, सॉरी ये 2 केस कहा गया, तो 1 और 2 के हिसाब से 4 1, लेट मी टेक for 1. So what do you say? This d omega is what? You will say ds n cap का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है और उनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, cos 0, और अपॉन क्या हुआ? r².
तो ये आया क्या, cos 0 1 हो गया, ds बाई आर स्क्वायर आ गया, ds बाई आर स्क्वायर आ गया, सेम रिजल्ट आ गया जो पीछे था। लेकिन अगर 2 के लिए हम पढ़ें, for 2 अगर हम पढ़ें, 2 के लिए अगर हम पढ़ने की कोशिश करें for 2, तो ds वेक्टर और n कैप के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो अब ये d ओमेगा क्या होगा, so you will be writing ds vector dot n cap upon r square. So what is this now, this is ds into 1 into cos of theta upon r square. तो ये क्या है, this d omega is equal to ds cos theta upon r square। आया ना ऐसे रिजल्ट, जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को, दिस इज वेरी पर्टिकुलर, यस ds cos theta by r square। तो ये आपने रिजल्ट देख लिया कि दिस इज हाउ वी डू इट। तो ये ds cos theta by r square, और ये हमारे लिए जनरल फॉर्मेट हो गया, ये हमारे लिए जनरल फॉर्मेट हो गया है, यानी कि ds डी ओमेगा का रिजल्ट लिखने का ये हमारे लिए जनरल फॉर्मेट हो गया, ये रिजल्ट हो गया। सो नाउ माय पॉइंट इज कि अगर हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया और फिर हमने बोला कि अगर वो पॉइंट सिमेट्रिकल नहीं है जहां पे एंगल बना रहे हैं, तब क्या करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था इस डायग्राम में कि यहाँ और यहाँ तो सिमेट्री है, बट यहाँ और यहाँ सिमेट्री नहीं है, तो ऐसे केस के लिए क्या करेंगे। तो आपने एक तरीके से ये बात यहाँ पर कि अगर ऐसा कंडीशन होगा so we will go for this, हम ऐसे ट्रेवल करेंगे। now this d omega is ds, ये d omega है बच्चा लोग, d omega is ds cos theta by r square। तो ये रिजल्ट हमने सीख लिया। now my point is, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जरा गौर से देखिए कि ये ds cos theta का मीनिंग क्या है। यहाँ पे आपने देखा ना कि ये पूरा का पूरा, ये पूरा क्या था बच्चा, ये पूरा क्या था, ds वेक्टर था जिसका एरिया आपने दिखा रखा है। अब जरा गौर से देखो कि जब वो पॉइंट सिमेट्री पे नहीं है, तो यहां से ये डिस्टेंस अगर आपने r मान लिया, ये डिस्टेंस r मान लो, तो क्या ये डिस्टेंस r होगा भाई। जब वो सिमेट्री पे नहीं है तो पेरिफेरी का हर पॉइंट जो होगा वो यहाँ से सेम डिस्टेंस पे तो नहीं होगा। तो सबसे नजदीक वाला कौन है, ये r है, बाकी सब क्या होगा, धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। ओके, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन अगर ये ds है और ये n कैप है, तो जरा ds cos थीटा जो आप लिखते हैं, ds डॉट n कैप से जो ds cos थीटा है, वो ds cos थीटा है क्या चीज, व्हाट इज दैट ds cos थीटा, यानी कि इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट है, इस एरिया। अब ये एक बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है एरिया वेक्टर का कंपोनेंट का क्या मतलब है, तो आपको मैं दिखाता हूँ। नाउ प्लीज गो विथ मी एंड जरा हम इसको पहले डॉटेड करके बनाते हैं और फिर बाद में इसको मैं आपको ये वाली जगह जो देख रहे हैं जरा गौर से देखिएगा, मैं ऐसे 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 और यूं एक ये। अब जरा जो ये जो बना है हमारे पास कुछ इस तरीके से, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जो पिंक यानी कि जो ये ब्लू वाला जो था ये था ds वेक्टर, करेक्ट। तो ये जो है ये क्या हुआ, जरा आप सोचिए, अगर कोई मतलब किसी चीज को आपने अगर ऐसे काट रखा है तो ये बड़ा है, और अगर आप उसका एक ऐसे काटेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये जो पिंक वाला जो सर्कल आएगा वो छोटा आएगा या बड़ा आएगा, ऑब्वियसली छोटा आएगा। तो इसका मतलब कि ये जो पिंक वाला जो पार्ट आया वो क्या आया, वो इस ds वेक्टर का कंपोनेंट है, क्या है, ds cos थीटा। और इस ds cos थीटा ये जो पिंक वाला है, अगर सिर्फ पिंक वाला का एरिया वेक्टर आपको लिखना पड़े, सिर्फ इफ यू आर इंटरेस्टेड टू राइट द एरिया वेक्टर ऑफ पिंक वाला, तो वो क्या होगा, क्योंकि अब देखो पिंक के हर पॉइंट का, पिंक के पेरिफेरी पे जितने भी पॉइंट है उन सब का यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, लेट मी यूज दिस पर्टिकुलर, यस, यानी कि ये कितना है। सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि ये हमारे लिए ये क्या है, ये दिस इज, ये हमारे लिए क्या है, जस्ट ए मिनट, ये हमारे लिए r है, ये हमारे लिए r है। तो अब जब आपने ऐसे बना दिया, यानी कि ds का कंपोनेंट ds cos थीटा ले लिया, तो अब ds cos थीटा का हर, यानी कि ds cos थीटा का पेरिफेरी के जितने भी पॉइंट है, अब वो यहाँ से क्या हो गए, सेम डिस्टेंस पे आ गए, और तब ds cos थीटा बाई r स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए कि इस पिंक ब्लू वाले ने जो यहाँ एंगल बनाएगा और उसका जो सिमेट्री में नहीं है, और उसका एक पार्ट ये ले लो, तो ये जो एंगल बनाएगा वो सेमी सॉलिड एंगल बनाएगा ना यार।
ये बिल्कुल वही वाली बात हुई कि मैं फिर से एक बार रिपीट करके फिर पीछे जाऊंगा। मैंने बोला कि इस सेक्शन में इस पॉइंट पे जो एंगल सॉलिड एंगल बनाना है वो क्या है? सॉलिड एंगल, इट इज दिस पार्ट, ये सॉलिड एंगल बनना है। तो ये जो बनाया होगा, या अगर आप ऐसे टेढ़ा काट दो तब भी वो क्या होगा? सेमी सॉलिड एंगल बनेगा। इट इज सेम लाइक दिस पर्टिकुलर फैक्ट। आप जरा गौर से देखो कि मैंने आपको कहा यहाँ पे कि इस पूरे ने, ये इस कॉर्ड ने या इस कॉर्ड ने उतना एंगल बनाएगा जितना कि इस सिमेट्रिकल लेंथ ने बनाएगा। आर क्या होगा? एक सिमेट्रिकल, क्योंकि आर्क सिमेट्रिकल क्यों होगा? क्योंकि हर उसके हर पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये जो बनाया है एल बाई आर कर दिया आपने। तो इस केस में आपने क्या किया, या इस केस में क्या किया? बोला कि यार R1 अपॉन L1 ले ले या R2 अपॉन L2 ले ले, यानी कि सिमेट्री बना के कर लो। तो जो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर पढ़ रहे थे वो सिमेट्री था ना, कि भाई लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि उसके हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से क्या होना चाहिए? सेम, और दैट डिस्टेंस इज आर, तो एल बाई आर कर दिया आपने। और आपने उसी कॉन्सेप्ट को इवॉल्व कराते हुए आपने ds बाई आर स्क्वायर किया। और अगर सिमेट्रिकल पॉइंट नहीं मिला तो आपने क्या बोला? ds का ये कंपोनेंट ले लो, ds cos थीटा, और वो ds cos थीटा लेकर के अपॉन ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर कर दो, तब भी तो बात सेम होगी। तो अब आपको समझ में आया कि ये ओपी वेक्टर को, डायरेक्शन ऑफ ओपी वेक्टर को एन कैप क्यों लिया गया। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप जो एरिया वेक्टर चूज कर रहे हैं उस एरिया वेक्टर के लिए जो पॉइंट पे एंगल सबटेंड करा रहे हैं आप, वो एरिया वेक्टर और वो एन कैप सेम डायरेक्शन में, तब तो वो सिमेट्रिकल पॉइंट है। और अगर ऐसा नहीं है तो सिमेट्री नहीं है, तब उस केस में आप कैसे निकालेंगे? तो उस केस में उसका एक कंपोनेंट ले लिया आपने, और उसके कंपोनेंट से आपके पास क्या आ गया? रिजल्ट आ गया। दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर रख दिया। सो नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि सॉलिड एंगल बनाता कौन है? एक प्लेन बनाता है, एक एरिया बनाता है। कहाँ पे? किसी पॉइंट पे। पॉइंट का होता है प्लेन से बाहर होता है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज डी ओमेगा इज ds वेक्टर दैट डॉट एन कैप अपॉन आर स्क्वायर होता है। वो किसी भी केस के लिए अगर सिमेट्री है तो इसमें खुद ही बखुद वो cos जीरो बन के ये ds बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ आ गया। और अगर नहीं है तो वो ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो मोटी बात यह है कि अगर कोई इस तरीके से दिखा रखा है, बोला यहाँ क्या होगा, तो एक बच्चा फट से वो कहेगा अच्छा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, ये एन कैप हुआ, ये ds है, इसके बीच में एंगल थीटा है। तो एक काम करो, इस एरिया, ये एरिया इस पॉइंट के लिए सिमेट्री नहीं है, तो इस एरिया का वो कंपोनेंट निकालो जो इसके लिए सिमेट्रिकल हो जाए। तो वो कितना है जी? ds cos थीटा, और वो ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर कर दिया। तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने अगर ये एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं किया होता तो आप ऐसे केस में कैसे कर पाते? तो मैंने आपको जब एरिया वेक्टर, यानी कि आज जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया आपको, तो मैंने एरिया वेक्टर का एक एग्जांपल दिया था, और मैंने बोला था कि ऐसे सैकड़ों कारण हैं जिसकी वजह से हमें एक एरिया वेक्टर पढ़ना पड़ा। तो ठीक है, आपने पढ़ते पढ़ते डिवॉल्व करते हुए देखो हमने कहाँ उसको लेके चले आए, वेयर वी हैव ब्रॉट दिस टॉपिक, और अब हमने ये समझ लिया कि ये क्या चीज है। अब यानी कि जब हमने ये सिमेट्रिकल बात निकाल ली, तो अब हम थोड़ा इसको और एक्सटेंड करते हैं, अपने फायदे के लिए थोड़ा आगे लेके चलते हैं। जरा देखिए, अब मैं आपसे एक बात करता हूँ कि लेट्स सी, जो हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। जरा गौर करिए आप, मैंने यहाँ पे ले लिया, और अब इसके ऊपर एक बहुत छोटा सा ये पॉइंट लिया, बोला कि ये सेंटर है इस स्फीयर का, राइट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसके ऊपर, राइट, इस सेंटर के ऊपर इस पूरे स्फेयर ने कितना एंगल बनाया है? हाउ मच दिस, ध्यान से समझना है, इस पूरे स्फेयर ने इसके ऊपर कितना एंगल बनाया है? सॉलिड एंगल कितना बनाया है, ये सवाल है। तो हम क्या करेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू डील विद दिस? जरा गौर से देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हमने एक छोटा सा ऐसा सेक्शन लिया इस स्फेयर के ऊपर, इस स्फेयर के ऊपर एक सेक्शन ले लिया बहुत छोटा सा प्लेनर फॉर्म में, और अब बोला कि इसको हम ज्वाइन करने जा रहे हैं कुछ इस तरीके से। ऑलमोस्ट इट लुक्स सिमेट्रिकल टू दिस। अब मैं ये बात कहूं, अगर
Now look at this, guys. So like this is dotted part. तो आपको पता है कि इस पॉइंट O पे आप पढ़ रहे हैं सॉलिड एंगल, किसके वजह से? इसके वजह से। इसका एरिया वेक्टर कितना है? ds वेक्टर है। इसका एरिया वेक्टर कितना है? ds वेक्टर है इसका एरिया वेक्टर। और ये डिस्टेंस कितना है जी? r और r। ये पॉइंट आपने O बोल दिया, तो इसके वजह से यहाँ पे एंगल कितना होगा? हाउ मच दिस सॉलिड एंगल इज टू बी देयर? इट्स सो सिंपल। आप वी नो दैट, और ध्यान से समझना, वी नो that d omega is ds dot n cap upon r square. This is what we have gathered information in general. तुम कहो सर यहाँ पे तो जो O और ये पॉइंट P होगा, यहाँ पे जो पॉइंट P होगा, इस पॉइंट यहाँ पे जो पॉइंट P होगा, OP को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, जो n कैप बनेगा इसमें, वो तो दोनों सेम डायरेक्शन में। दैट्स करेक्ट। तो अगले स्टेप में डाल देते हैं। तो ये क्या बना? ds 1 cos 0 डिग्री और अपॉन r स्क्वायर कर दिया। ये आ गया जी डी ओमेगा, हमारे पास आ गया। We have done this d omega. Now this d omega is what? ds by r square. निकाल दिया आपने इसके। अब आपका इच्छा कर रहा है कि अच्छा इस पूरे के वजह से, ये तो एक छोटा सा पार्ट है उस स्फीयर के ऊपर, तो भाई अगर इसके ऊपर और भी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्लेन होंगे, यू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर डायग्राम विच आई हैव शोन यू। ऐसे पता नहीं सब ds वेक्टर होंगे, अलग अलग होंगे, सबके वजह से हम सेंटर पे सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग इस डायग्राम के रेफरेंस में। तो अगर हम इसको लेके चले, इस कॉन्सेप्ट को लेके चले, यहाँ पे इस जगह पे लेके चले, तो हम क्या करेंगे? आप तो आप पूरे की वजह से चाहते हैं, तो आप देखिए अब इंटीग्रेशन का काम करेंगे। सो वी आर सेइंग कि सॉलिड एंगल, लाइक सॉलिड एंगल एट सेंटर ड्यू टू होल स्फीयर, पूरे स्फीयर के वजह से। अब क्या करेंगे? बोले ओके, इंटीग्रेट करेंगे किसको? डी ओमेगा को इंटीग्रेट। कैसे इंटीग्रेट के? पूरे सरफेस पे। मतलब अभी तो हमने छोटे से ds की वजह से लिया, तो यहाँ पे देखो, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा ये बनाया, यानी कि क्लोज, दिस इज फॉर क्लोज, और यहाँ लिखा s। मतलब आपको इसको सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। दिस साइन इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। अगर यहाँ s लिख दिया जाए तो दिस इज नोन एज सरफेस इंटीग्रल। और अगर ऐसे बना के ऐसे करके यहाँ से लिख दिया जाए तो इसको कहते हैं क्लोज लूप के लिए इंटीग्रल फॉर, लाइक क्लोज लूप इंटीग्रल। मतलब इस केस में सिर्फ एक लूप के लिए हो रहा है, और यहाँ एस लिख दिया है तो कंप्लीट सरफेस के लिए हो गया। तो आपने तो यहाँ डीएस यानी कि जितने भी, आपने एक फुटबॉल देखा होगा ना जिसके ऊपर सपोज करो व्हाइट और ब्लैक के छोटे छोटे पैचेस होते हैं, तो व्हाइट पैच, ब्लैक पैच, व्हाइट पैच, ब्लैक पैच, सबकी वजह से सेंटर पे कितना एंगल होएगा? सो यू आर टॉकिंग अबाउट डी ओमेगा का दिस। तो आप क्या करोगे जी? आपको ओके, विल डू दिस सरफेस इंटीग्रल किसका? डीएस बाई आर स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू विल डू। अब जरा देखो, यहां तो सिमेट्री है भाई, यहाँ का डीएस आपने चूज किया, तो डीएस के पेरिफेरी पे, ध्यान से सुनना है ये बात, यहाँ पे तो डीएस के पेरिफेरी पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स का यहाँ से डिस्टेंस क्या है? आर। आप यहाँ भी चूज करोगे तो वो आर ही आएगा। तो इसका मतलब कि इसके सरफेस पे, स्फीयर के सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का यहाँ से डिस्टेंस कितना? आर। तो यानी कि ये आर 1/r स्क्वायर तो कांस्टेंट होकर के क्या हो गया? बाहर आ गया। और अब ये क्या आया? डीएस का इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। अब बताओ पूरे सरफेस पे ds पूरे सबको जोड़ दोगे तो क्या आएगा? स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा। और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr स्क्वायर। सो दिस इज 1/r स्क्वायर इंटू 4πr स्क्वायर। बेटा जी अब इसको काट दिए तो ये क्या है? 4 पाई स्टेरेडियन। तो आपने यहाँ पे सॉलिड एंगल निकाला किसके वजह से? किसके वजह से भाई? क्लोज सरफेस सॉलिड एंगल निकाला है किसकी वजह से? दैट यू हैव फाउंड सॉलिड एंगल ड्यू टू अ क्लोज स्फीयर। किसी स्फीयर की वजह से आपने निकाला है, तो वो कितना होगा?
Got it now? So this is what we have got is कि 4 pi स्टेरेडियन निकल के आया। इसका मतलब कि एक कंप्लीट सरफेस सॉरी कंप्लीट स्फीयर के वजह से उसके सेंटर पे जो सॉलिड एंगल होता है क्या होता है 4 पाई। नाउ यू रिमेंबर दिस एग्जांपल, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था यहाँ पे कि बेटा एक बात बताओ, इस ब्लू स्फीयर के सेंटर पे हमने बल्ब रखा है और पूछा कि यहाँ से कितनी रोशनी निकल जाएगी, तो आप n/360 इंटू थीटा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस पूरे स्फीयर ने जो सेंटर पे एंगल बनाया वो 360 नहीं है। तो मैंने आपको वहां क्या बताया था, n/4 पाई, यानी कि ओके एक छोटे से मतलब पूरी जो रोशनी यहाँ से निकल रही है वो रोशनी 4 पाई स्टेरेडियन सॉलिड एंगल पे बटा हुआ है। तो बताओ डी ओमेगा पे कितना बटा होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वहां पे आपको क्या बताया गया। सो इज दैट ओके? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो नाउ अगर ना समझ में आया होगा फिर भी आप लोग बेल आइकन, सॉरी ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आप लिख के दे दीजिएगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन इफ रिक्वायर्ड। राइट, बड़ी मेहनत हो रही है इस टॉपिक में। आई होप यू आर लाइकिंग दिस टॉपिक, और आप यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब पसंद आ रहा होगा टॉपिक। और अब आप बेल आइकन जरूर प्रेस करिए और बेहतर से कमेंट लिखिए जरूर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि भैया सॉलिड एंगल की अगर हम जब बात कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड एंगल, तो दैट्स वेरी क्लियर कि सॉलिड एंगल क्या चीज है। ये 4 पाई स्टेरेडियन हमने निकाल दिया, यानी कि क्लोज स्फीयर के वजह से सेंटर पे सॉलिड एंगल क्या होगा 4 पाई स्टेरेडियन। अब थोड़ा सा तिरछा करते हैं, मतलब थोड़ा और टेढ़ा करके इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सो आई होप दिस यू हैव अंडरस्टूड। अब एक लॉजिकल बात करनी है, लॉजिकल बात करनी है आपको। जो लॉजिकल बात करनी है, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और फिर आप समझिएगा कि क्या लॉजिकल, कैसे आप उसको जवाब देंगे। सो लेट्स सी हियर, आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फॉर यू। Alright. Now here I take this sphere again and I ask you, right? और अब मैं इसके ऊपर जो वो जो पॉइंट व्हाइट पॉइंट हमने लिया था वो यहां रख देते हैं। नाउ हियर आई एम चूजिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग इस सवाल को। तो क्वेश्चन इज कि अगर ये पॉइंट ओ है और ये कंप्लीट स्फीयर है, सो सॉलिड एंगल, आई डोंट नो व्हाई आई हैव रिटन क्वेश्चन 3, मुझे नहीं मालूम कि कितने क्वेश्चन हुए। सो आई हैव फॉरगेटन द नंबरिंग ऑफ द क्वेश्चन, सो दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, राइट? राइट। तो अगर इस पूरे स्फीयर के सॉलिड एंगल ड्यू टू क्लोज स्फीयर at point O in given question क्या होगा जी? अब कह रहा है इस पॉइंट पे इस पूरे की वजह से सॉलिड एंगल क्या हो, हाउ मच दैट विल। तो आप क्या करेंगे? तो मैं आपको आप थोड़ा सोचिए, तब तक मैं आपको कुछ छोटे छोटे डायग्राम इसमें बना रहा हूँ और आप सोचते रहिए कि क्या क्या कैसे करेंगे आप। सो नाउ द पॉइंट इज, मैं आपको अगर आप इसको जोड़ेंगे कुछ इस तरीके से और फिर यहां से जोड़ेंगे, सो ऑब्वियसली यू नो सिमेट्री नहीं है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से भी कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, अगर आप कुछ ऐसे करें, इफ यू चूज समथिंग लाइक दिस, आप बोले हेलो सर, इसके ऊपर एक ऐसे पैच ले लेते हैं, कुछ पैच यहाँ अगर हम ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से पैच बना देते हैं सर, इफ यू टेक इट लाइक दिस। और अब आप कहो कि मैं इसको ऐसे जोड़ता हूँ सर, लेट सपोज इफ यू कनेक्ट लाइक दिस, दैट्स हाउ, लाइक आप कुछ ऐसे ही सोच सकते हैं।
तो आप यानी कि ये वाला निकालोगे, ये वाला सॉलिड एंगल निकालोगे, ये वाला निकालोगे, कुछ इस तरीके से करते जाओगे आप। अब मैं आपको यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे के वजह से जो यहाँ सॉलिड एंगल होएगा वो होगा कितने के बराबर। सो यू सी द आंसर इज समथिंग लाइक दिस। आप थोड़ा यहाँ से इंस्पायर हो जाइए और आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर होना चाहिए। जैसे इस पूरे इरेगुलर लूप के वजह से इस पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल कितना एंगल हुआ था 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो बनाएगा वो कर क्या रहा है, उसको घेरी तो रहा है चारों तरफ से। तो जैसे यहाँ पे इस इरेगुलर लूप ने भी यहाँ पे 360 डिग्री बनाया, और जितना कि इस रिंग 1 और रिंग 2 ने बनाया था या C1 C2 ने बनाया था, तो ठीक उसी तरीके से अगर वो पॉइंट सिमेट्री पे भी नहीं है तो आपको ds cos थीटा वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही आपने। तो आप क्या करोगे, इसके वजह से एक यहाँ पे ds cos थीटा निकाल लोगे, फिर इसका एक ds cos थीटा आ जाएगा, एक ds cos थीटा यहाँ भी कुछ इस तरीके से आ जाएगा, फिर यहाँ भी कुछ इस तरीके से आएगा। जरा ध्यान से समझते जाना, ऐसे 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 करते जाओगे, ऐसे ऐसे कुछ आता जाएगा। सो फाइनली बनेगा क्या बेटा, ये क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बनाते जाओगे तो आप बनाते जाओगे तो दिस विल बिकम अ स्फीयर ऑफ स्मॉलर रेडियस। और फिर पूरे इस स्फीयर के लिए ये क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो यहाँ एंगल कितना आ जाएगा 4 पाई। तो इस छोटे से स्फीयर ने जो घेर करके इसको एंगल बनाया, अब क्या होगा, आप थोड़ा बड़ा भी कर दोगे तभी तो उतना ही घेरेगा ना यार, वो एंगल क्या होगा 4 पाई। सो द आंसर इज व्हाट, आंसर इज 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। सो ये आप स्टेरेडियन। सो मेरे ख्याल से आप लोग बच्चों समझ रहे होंगे कि अगर हम सॉलिड एंगल की बात कर रहे हैं तो क्लोज सरफेस की वजह से, अगर वो पॉइंट क्लोज सरफेस की वजह से अंदर है वो पॉइंट, जरा गौर से देखना। यहाँ पे जब हम किसी प्लेन के वजह से पढ़ रहे थे, मैंने आपको यहाँ ये बात बताई थी, द पॉइंट वेयर सॉलिड एंगल इज सबटेंडेड मस्ट लाइज आउटसाइड द प्लेन। जब आप प्लेन की वजह से पढ़ रहे हो तो उस प्लेन से बाहर होना चाहिए। और अब आप किसकी बात पढ़ रहे हो, क्लोज सरफेस की वजह से, मतलब वो 3 डायमेंशनल है, दैट इज जस्ट नॉट अ प्लेन। तो उस 3 डायमेंशनल की वजह से आप जिस पॉइंट पे सॉलिड एंगल पढ़ रहे हो वो पॉइंट कहाँ है, वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर है। यस। और तब वो चाहे वो सिमेट्री वाली जगह पे हो या आड़े तिरछा कहीं पे भी हो जाए, तो आपको ये ds cos थीटा का जो कॉन्सेप्ट बताया गया है कि भाई जैसे इसने कितना एंगल बनाया जितना ये बनाया, तो ठीक उसी तरीके से इसी इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम एक्सटेंड कर दे थोड़ा, तो यहाँ पे अगर मैंने एक्सटेंड कर लिया तो क्या होगा, इसका ds cos थीटा ऐसे लेते जाएंगे। तुम कहो सर इसका ds cos थीटा तो यहाँ आएगा, अरे बाबा इसका आएगा ना यहाँ पे, तुम कहोगे इसका यहाँ होगा, करेक्ट। तो हमने अब उसी का, भाई इतने रेडियस पे ds cos थीटा है तो इतने रेडियस पे क्या होगा, ये कुछ उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर इतने रेडियस पे उसका एक ds cos थीटा होएगा तो इतने रेडियस पे क्या होगा, दैट वी कैन फाइंड, क्योंकि वो तो ds cos थीटा बड़ा है तो रेडियस भी बड़ा है, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। फिर दूसरा हमने एक छोटा सा, व्हाट आई मीन टू से दैट इफ यू नेम दिस यहाँ से यहाँ r1 और इफ यू नेम दिस हियर टू हियर एज r2, अगर r2 और ये आया तुम्हारा ds cos थीटा, तो तुम कहोगे ds cos थीटा अपॉन r2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे यहाँ r1 का स्क्वायर कर दो, ये r2 का स्क्वायर है, तो यहाँ कुछ आ जाएगा ना भाई, इसके पैरेलल कुछ कुछ समथिंग ds डैश कुछ आ गया। तो आपको ये मालूम है, ये r2 मालूम है, ये r1 मालूम है, तो ये निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। तो फाइनली ये यहाँ का क्या आएगा, यहाँ का ds प्रोपोर्शनट एरिया आएगा। तो ये फाइनली सब मिलके क्या हो जाएगा, एक छोटे से r1 रेडियस का स्फीयर आ जाएगा। और फिर उसके लिए ये पॉइंट क्या है, सिमेट्री पे, इसलिए टोटल सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। सो व्हाट यू लर्नड हियर, यू लर्न दैट कि अगर किसी प्लेन के वजह से आप हर जगह लाइक यहाँ पे एंगल कुछ और है, यहाँ कुछ आएगा, यहाँ कोई पॉइंट रखो, यहाँ रख दोगे तो वो एंगल अलग अलग बदलता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि भाई ds cos थीटा की वैल्यू क्या है और r की वैल्यू क्या है। दैट्स करेक्ट। तो किसी प्लेन की वजह से हर जगह सॉलिड एंगल सेम नहीं होता भाई, उस प्लेन से उस पॉइंट पे जहाँ सॉलिड एंगल बनाया जाना है वहाँ ds cos थीटा क्या है और वहाँ r क्या है, दैट उस पर डिपेंड करता है। बट जब आप क्लोज सरफेस की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, चाहे वो क्यूब हो, सिलेंडर हो, क्यूबॉइड हो, अनियन हो, व्हाटएवर इट इज, वो क्लोज्ड है, तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर आप सॉलिड एंगल पढ़ोगे तो दैट रिजल्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 4 पाई स्टेरेडियन। सो मैंने ये जो बात सिखाई आपको यहाँ पे, तो एक छोटा सा क्वेश्चन के फॉर्म में अगर ऐसे रख दें, इफ वी ड्रॉ अ क्यूब हियर, इफ वी ड्रॉ अ क्यूब हियर, लेट्स सी मैं ऐसे हाथ से क्यूब ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, अगर ये क्यूब बना दिया, बन जाना चाहिए थोड़ा तिरछा सही, राइट।
तो अगर हमसे कोई पूछे इस क्यूब के वजह से अंदर के किसी पॉइंट पे सॉलिड एंगल क्या होगा, यहाँ सिमेट्री, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, आंसर क्या होगा, 4 पाई स्टेरेडियन। समझ गया आप मेरी बात? अगर कोई सिलेंडर ले लिया गया, किसी ने सिलेंडर ले लिया और बोला हेलो इस सिलेंडर की वजह से अंदर के इस पॉइंट पे या यहाँ पे या यहाँ पे, मतलब 1 2 3 कहीं भी सॉलिड एंगल क्या होगा, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। उस क्लोज सरफेस की वजह से 1 2 3 पे क्या होगा, 4 पाई स्टेरेडियन। इतनी बात आप लोग समझ गए हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब एक पॉइंट आपको और बता रहा हूं, जरा इस पे ध्यान से देखिए, ये समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूं लुक एट दिस पर्टिकुलर, ये ले लिया। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसके वजह से, इस कंप्लीट स्फीयर की वजह से, राइट, यहाँ इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल क्या होगा, यानी कि ये इस पॉइंट पे सॉलिड एंगल क्या होगा। नाउ दिस पॉइंट इज लाइंग व्हाट, आउटसाइड दिस। यहाँ पे आप सॉलिड एंगल पूछा जा रहा है, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। लाइक क्वेश्चन इज लाइक सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, एंगल एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। So solid angle at a point, at a point, solid angle at a point outside, at a point outside, outside the closed surface, outside the closed surface. Solid angle at a point outside the closed surface due to closed surface. कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा है? मैंने पूछा कि क्लोज सरफेस की वजह से, क्लोज सरफेस के बाहर कोई पॉइंट है तो वहां सॉलिड एंगल क्या होगा, राइट? तो आंसर इमीडिएटली मैं आपको बताता हूँ 0 होगा। और समझना चाहते हैं तो थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे तो समझ पाएंगे। मैं तो एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ और अगर आपने दिमाग नहीं लगाया, आपने ढंग से मेरी बात नहीं सुनी, तो आपको समझ में नहीं आएगा, देन आई विल बी हेल्पलेस, राइट? तो आपको पूरी तरीके से बात समझनी होगी। जरा गौर से देखिए, आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे छोटे छोटे कुछ पैचेस बनाए, ओके, एक ये एरिया लिया हमने, फिर यहाँ कुछ ले लिया, फिर यहाँ कुछ ऐसे ऐसे हमने एक छोटे से इसके ऊपर स्फेयर के ऊपर ले लिया। हम एक पॉइंट यहाँ भी ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, डीएस एरिया इसका ले लिया, राइट? एक डीएस एरिया यहाँ ले लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है? एंड वी शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ओनली, इतनी बात से हम लोग समझने की कोशिश करें। तो मैंने इस स्फेयर के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट्स बना दिए। अब आपको मैं अलग अलग कलर की लाइंस ले करके और इसको ज्वाइन करा के दिखाता हूँ, फिर हम लोग इस पर बात करते हैं। ओके, पता नहीं आपको ये रेड अच्छी लगी नहीं लगी, दूसरे को
आई डोंट नो आप अब मैं आपको बात रखता हूं तो देखें आप कितना समझ पाते हैं. लुक एट दिस हियर. यू सी इस पॉइंट पे आपने बोला कि सॉलिड एंगल चाहिए हमें, तो ये आपने बोला कि हेलो ये ds1 वेक्टर आपने बोल दिया, दिस इज ds1 वेक्टर, यू से ds1 वेक्टर. ओके, ये क्या हुआ, ds2 वेक्टर हुआ. ये क्या हुआ, ds3 वेक्टर हुआ. ये ds4 वेक्टर हुआ. ये ds5 वेक्टर हुआ. सो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन जो ओपी वेक्टर होगा वो कुछ ऐसे होगा, इसका ओपी वेक्टर कुछ इस तरीके से होएगा, इसका ओपी वेक्टर कुछ ऐसे होएगा, इसका ओपी वेक्टर कुछ इधर होगा और इसका डीएस वेक्टर सेम हो जाएगा सेम लाइन पे. यहाँ इसका ओपी वेक्टर मतलब ये जो ज्वाइन करने वाला ओ और जिस पॉइंट से एरिया वेक्टर ड्रॉ किया इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ है. तो आप जरा देखो यहाँ पे ओ और इस पॉइंट पी को जो ज्वाइन करने वाला जो एन कैप है और जो डीएस है, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूस है. ये वाला एंगल ये देखो एन कैप और ये एंगल ऑब्ट्यूस. तो इसका मतलब ऑलमोस्ट आधा पोर्शन में मैं अगर एक बारीक सी लाइन लगा के आपको ये दिखाऊं कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द स्फीयर के लिए, हाफ ऑफ द स्फीयर के लिए ये इस आधे पोर्शन में, यानी कि यहां से आधा पोर्शन जो इधर की तरफ है, कोई भी इसके ऊपर डीएस लोगे ना तो डीएस वेक्टर ऐसे आउटवर्ड होएगा और इस पॉइंट को उसको ज्वाइन करने वाला जो पी होगा, ओपी वेक्टर का जो एन कैप होगा, एन कैप और डीएस के बीच में एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा. और डीएस और एन कैप के बीच में एंगल जब ऑब्ट्यूस होगा तो वो डीएस कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, निगेटिव आएगी. और इस आधे पोर्शन के लिए डीएस और एन कैप के बीच का जो एंगल होगा या तो 0 डिग्री होगा या 0 और 90 के बीच में होएगा. तो इधर रिजल्ट क्या आएगा, ds डॉट एन कैप अगर इधर निकालोगे तो ये पॉजिटिव आएगा और इधर ds डॉट एन कैप निकालोगे तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा. और उस पूरे के वजह से यहाँ सम क्या हो जाएगा, फिर 0. सो व्हाट आई मीन टू से दैट कि अगर आप ds यहाँ पे, so what I mean to say that कि since for half of sphere, for यानी कि इधर के इस पोर्शन को 1 कर दे और 2 for first half, this half sphere, इस हाफ स्फीयर के लिए 1 हाफ स्फीयर के लिए ds डॉट एन कैप का जो ये सम आएगा, दिस विल बी, ये जो आएगा दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, दिस विल बी नेगेटिव. और फॉर 2 पोर्शन के लिए, फॉर 2 दैट इज सेकंड हाफ स्फीयर के लिए, हाफ स्फीयर के लिए दिस रिजल्ट विल बी ds और डॉट एन कैप का जो तुम निकालोगे वो आएगा पॉजिटिव. तो जितना इधर तुम कहोगे सर ये जो पॉइंट है यहाँ r1, यहाँ r2, ये r3, तो अलग अलग डिस्टेंस है, दैट्स वेरी ट्रू, राइट. तो आप भूल जा रहे हैं कि ये आप ऊपर के पैरामीटर पे गौर करिए. जरा आप सोचो कि ds डॉट एन कैप सिर्फ अगर निकालना हो, यानी कि इस पॉइंट से सिर्फ आप आर स्क्वायर के पर्पस, आर स्क्वायर के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ ds डॉट एन कैप का सरफेस इंटीग्रल निकालिए. इस पॉइंट से ओपी बनाइए, उसका एन कैप और वो ds लीजिए. तो वो जब आप निकालेंगे तो ds डॉट एन कैप का जो आएगा सम न्यूमरेटर, दैट विल कम आउट 0. भले नीचे r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर अलग अलग कुछ क्यों ना होता हो, सो न्यूमरेटर 0, तो फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई, सो द आंसर इज सॉलिड एंगल. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉलिड एंगल ड्यू टू क्लोज स्फीयर, due to closed surface, solid angle due to closed surface at a point outside is always 0. ये 0 होगा. तो ये बात 0 होता है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. मैंने आई सेड दैट कि जब ds डॉट ds का भी, यानी कि इस पूरे के लिए ds डॉट एन कैप का सरफेस इंटीग्रल करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. इसलिए ये रिजल्ट 0 हो जाएगा. तो मेरे ख्याल से आप सॉलिड एंगल समझ पा रहे होंगे. नाउ आई सेड दैट कि हमें मालूम है कि भाई व्हाट इज एरिया वेक्टर क्यों पढ़ते हैं और प्लेनर एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, ये सब बात हमने पढ़ानी.
सो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं मैं कि अगर कोई इस तरीके का सवाल पूछ दे कि हेलो, हाफ ऑफ द स्फीयर there is this ठीक है। सो नाउ अगर मैं आपसे ये पूछूं यहाँ पे, चलो 1 मिनट के, सो इफ आई आस्क यू एट दिस पॉइंट पी, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है। तो इस पी पॉइंट पे इस पूरे की वजह से, हाफ हेमिस्फीयर की वजह से यहाँ एंगल कितना होगा जी? तो आपने देखा पूरे की वजह से कितना होता है। यू सी व्हाट आई वुड लाइक टू डील विथ यू, लाइक या तो इस पूरे की वजह से, मतलब आपने देखा कि पूरे की वजह से आपने अंदर में क्या निकाला, आपने 4 पाई निकाला है। तो हाफ की वजह से वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी, अगर किसी ने पूछा कि इस पॉइंट पे सेंटर पे ये कितना होएगा, तो द आंसर इज सरफेस ds डॉट एन कैप अपॉन आर स्क्वायर। जब यहाँ निकालोगे इस पी पॉइंट पे, अब ये पूरा नहीं दिखा सकते यहाँ पे, यू विल नॉट शो दिस सरफेस इंटीग्रल, आप ऐसे लिखोगे ds डॉट एन कैप अपॉन आर स्क्वायर दिस एंड हेमिस्फेयर। क्या लिखोगे? हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्योंकि वो क्लोज नहीं होगा, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 2 पाई। तो इस पूरे की वजह से अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। सो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज एरिया वेक्टर, व्हाट इज सॉलिड एंगल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब अगली क्लास में हम लोग फ्लक्स से आगे की बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अभी तक आप लाइक बटन, लाइक को प्रेस कर चुके होंगे। यू माइट हैव शोन योर लाइकनेस टुवर्ड्स दिस लेक्चर। और फिर अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसको आगे पढ़ेंगे। So thank you very much for watching this lecture, and you kindly promote this lecture to all of your friends to make them thrilled with this beautiful knowledge of area vector and solid angle. See you in the next class. Thank you very much.